नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दिव्यास्त्र क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं, और आप ये सब कैसे बताएंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरा अपनी मुस्कुराहट भेज के बताइए कि हम एकदम अच्छे हैं और बेहतरीन हैं। अच्छे और बेहतरीन होने के लिए साथ ही एक स्टूडेंट को जरूरत होती है कि वो बहुत एकाग्रता से अपने अध्ययन को आगे करता चले और साथ में अपनी चीज़ों को जिनको वो पढ़ चुका है समय समय पर उनको रिवाइज करता रहे। ये सबसे जरूरी चीज़ है। और आप जब भी कक्षा में आए तो कम से कम ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सब लोगों से हमेशा कि आप कम से कम 5-7 मिनट पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा है उन बिंदुओं पर जरा ठीक है फोकस करेंगे। ठीक है, उन पॉइंट्स को एक बार देखा करो कि हमने कल क्या पढ़ा था। उसमें मुश्किल से आपको अगर मैं बात करूं तो 5 से 7 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो दोस्त आप जानते हैं कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था आपका 1892 को भी, और साथ में आपका हमने डिस्कस किया था 1909 के भारत परिषद अधिनियम को, जिसमें हमने बात की थी कि उनको हम मॉरल मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। और उसमें आपका क्या कुछ बिंदु थे कि भाई आपका जो आपका भारत परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 60 कर दी गई। और साथ में एक बात आई थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, यानी कि एक आपका क्या पृथक निर्वाचक मंडल। क्या आप मुझे बता सकते हैं, कल का एक प्रश्न है कि पृथक निर्वाचक मंडल किस समुदाय के लिए वहां पर व्यवस्थित किया गया था, या किस समुदाय के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी। तो जरा लिखेंगे। 4 विकल्प मैं आपको देता हूं, हिंदू, विकल्प बी मुस्लिम, विकल्प सी ईसाई, और विकल्प सी एंग्लो इंडियन। तो आप सब लोगों का आंसर आना चाहिए। मुस्लिम लोगों के लिए सबका आंसर आया, बहुत बढ़िया। तो 1909 में हम ये सब बातें कर रहे थे, और क्या टारगेट था 1909 में? ऑब्जेक्टिव उन लोगों का ये था कि भाई कांग्रेस के बीच में एक खाई बनाई जाए और हिंदू मुसलमानों के बीच में भी एक गैप क्रिएट किया जाए, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे। आज का हमारा टॉपिक होगा भारत शासन अधिनियम 1919, और साथ में आपका क्या बोलेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हमको पढ़ना है। ओके, तो ये सीखने से पहले आपको कुछ बैकग्राउंड में हम लेके चलेंगे और आपसे जनरल क्वेश्चन और जनरल समझ आपकी देखेंगे कि क्या है। जैसे पहला प्रश्न मेरा आप सब लोगों से ये है, मुझे बताइए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, नोट भी करना है इसको अपनी कॉपी में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो आप सब लोगों का आंसर होगा कि भैया 1914 से लेकर के 1918 तक चला। इस समय तक आप बताएंगे कि यहाँ पर हम लोग एक ब्रिटिश कॉलोनी थे या नहीं थे, यानी कि हम आपका ब्रिटेन का उपनिवेश थे या नहीं थे? आप कहेंगे बिल्कुल हम ब्रिटेन का उपनिवेश थे। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा था तो हमने किसका सहयोग किया होगा? तो यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई हम बेशक आज ब्रिटेन का उपनिवेश है, लेकिन यही सही समय है कि इनका सहयोग मत करो और इनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करो कि हम भारत को ये डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दें, यानी भारत को ये अधिराज्य बनाएं और उसकी घोषणा करें, तभी हम इनका साथ देंगे। ठीक है, और ऐसी जो डिमांड कर रहे थे उनमें से आप जानते हैं बहुत सारे संगठन थे, जैसे कि आपका एक अगर हम बात करें गदर पार्टी भी थी। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही आपका, अब अगर मैं बात करूं अस्तित्व में आ गई थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे होम रूल लीग। होम रूल, जरा बताएंगे होम रूल जो आंदोलन चला था देश में वो किस वर्ष में शुरू हुआ था? होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल मूवमेंट जो हमारे देश में चला, होम रूल मूवमेंट कब से कब तक चला था? तभी आप इसका बैकग्राउंड समझ पाएंगे। तो आप बोलेंगे होम रूल मूवमेंट जो हमारे देश में चला था भैया वो 1916 में चला। ठीक है, 1916 में दो लोग इसको लीड कर रहे थे, एक तो आपका तिलक जी का होम रूल था और दूसरी थी आपका आयरलैंड से आई एनी बेसेंट। देखो दोस्त, जब मैं घटनाओं को आपको संक्षेप में बताऊं तो इसका मतलब है कि वो विषय हम इतिहास में बहुत विस्तार से पढ़ रहे होंगे जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। अभी हमको पॉलिटी को पढ़ना है, तो उन बिंदुओं पर बहुत आपका अगर हम बात करें संक्षिप्त तरीके से हमको बात करनी है। तो ये लोग, इनकी डिमांड क्या थी? होम रूल आंदोलन जो चल रहा था इसकी डिमांड क्या थी? इसकी जो मुख्य मांग थी, क्या मांग थी? तो इन लोगों की मांग थी कि भारत को क्या दिया जाए? भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस का दर्जा हमको मिलना चाहिए, यानी स्टेटस ऑफ डोमिनियन, ये डिमांड थी। स्टेटस ऑफ डोमिनियन। ओके, ये किसकी मांग है आपका? तो आप बोलेंगे होम रूल आंदोलन हमारे देश में चल रहा था। दूसरी घटना मैं आपको बताऊं, 1916 में क्या हुआ था। देखो, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में, सूरत अधिवेशन में। ये बात आप जानते हैं या नहीं? नहीं जानते हैं तो देखिए, कांग्रेस का जो गुट था नरम दल और गरम दल, वो दोनों विभाजित हो गए 1907 के सूरत अधिवेशन में, क्योंकि नरम दल में एक आपका फ्रंटियर लीडर थे जिनको हम कहते हैं फिरोज शाह मेहता, और फिरोज शाह मेहता जब तक जीवित रहे उन्होंने नरम दल और गरम दल का एकीकरण नहीं होने दिया। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि नरम दल और गरम दल का एकीकरण कब हुआ था, या उसको हम किस पैक्ट के नाम से जानते हैं? तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, लखनऊ पैक्ट, जिसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार ने की थी, अंबिका चरण मजूमदार थे। उन्होंने क्या, उनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, नरम दल और गरम दल एक हो गए, क्योंकि 1916 में आपको जानना यह होगा कि फिरोज शाह मेहता जो इसके एकदम विरोधी थे उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी डेथ के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया कि नरम दल और गरम दल एक हुए। ठीक है, उसके लिए प्रयास किए, हालांकि तिलक जी ने भी, एनी बेसेंट ने भी प्रयास किया कि उनका एकीकरण हो जाए, साथ में मुस्लिम लीग भी मिल गया। तो ये सब कब हुआ था आपका? अगर मैं पूछूं दूसरी घटना, बड़ी घटना इस समय की क्या है कि एक लखनऊ पैक्ट हुआ, और लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था?
लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, कांग्रेस का जो नरम दल था, नरम दल कल मैंने आपको बताया था क्या है, और कांग्रेस के जो गरम दल, ठीक है, उग्र विचारों के जो नेता थे और जो शांति वाले नेता थे, ये सब क्या हो गए, एक हो गए, और इनके साथ में मुस्लिम लीग भी मिल गया। छोटी सी बात है, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं जी। तो इन सब चीजों का क्या प्रभाव आएगा, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये देख रही है कि जो कांग्रेस है वो भी एक हो चुकी है, मुस्लिम लीग इनके साथ में आ चुका है, होम रूल आंदोलन बहुत जबरदस्त तरीके से इंडिया में चल रहा था जो डिमांड कर रहा था डोमिनेंट स्टेटस की, ठीक है। ये आपका बैकग्राउंड है किसका, जब ब्रिटेन कहां पर उलझा हुआ है, ब्रिटेन आपका उलझा हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 18। तो उस पर एक प्रेशर तो वर्ल्ड वॉर का है और एक प्रेशर है कि भारत में जो मूवमेंट चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो डोमिनियन की मांग कर रहे हैं, तो इसको पहले आप सब लोगों को एक डोमिनियन समझने से पहले यहाँ पे एक नोट बनाना होगा छोटा सा, उस नोट को लिखना 20 अगस्त 1917, 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने अनाउंस किया, मॉन्टेग्यू ने घोषणा की, घोषणा की, क्या घोषणा की, कि घोषणा की कि भारत में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी, भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी, भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी, स्थापना होगी, क्या बोलेंगे, क्योंकि ये घोषणा अगस्त माह में हुई इसीलिए इसको अगस्त घोषणा कहा गया। देखो कभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी आगे चल के हमको अगस्त संकल्प भी पढ़ना है, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव भी पढ़ना, वो उसी समय पर समझ पाओगे। अभी हम बात करें अगस्त अनाउंसमेंट की, अगस्त घोषणा की, इसको हम क्या बोलते हैं, अगस्त घोषणा। तो पूछता अगस्त घोषणा किस वर्ष की, 1917 अगस्त अनाउंसमेंट हुआ एक, और अगस्त अनाउंसमेंट को क्या बोलेंगे, मॉन्टेग्यू अनाउंस्ड दैट देयर विल बी ए, देयर विल बी ए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। अब ये क्यों घोषणा की इन्होंने, आप समझ गए होंगे इस बात को, ये घोषणा क्यों की है, क्योंकि भारत में क्या बोला जा रहा है कि हमको चाहिए डोमिनियन स्टेटस, यानी डोमिनियन स्टेटस अभी आप जानते नहीं होंगे बहुत सारे बच्चे क्या होता है, अभी थोड़ी देर में अगले 10 मिनट में समझ जाएंगे। डोमिनियन स्टेटस अगर देना है तो उस डोमिनियन स्टेटस को चलाने के लिए, यानी कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि हमारे देश में जो भी फैसले होंगे, चाहे वो रक्षा संबंधी कानून हो, चाहे वो विदेश संबंधी कानून हो, चाहे वो न्याय और प्रशासन के मामले हो, चाहे वो भू राजस्व व्यवस्था के मामले हो, यानी कि कोई भी आपका लैंड रेवेन्यू से लेकर के, फाइनेंस से लेकर के, आपका एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के, आपका डिफेंस से लेकर के, या अगर मैं बात करूं फॉरेन मैटर से लेकर के, इस सब पर डिसीजन लेने के लिए हम स्वतंत्र होंगे, ये डोमिनियन है। अभी इसको हम परिभाषित लिखेंगे अच्छे से। तो इस डोमिनियन की मांग के लिए कोई आपका एक गवर्नमेंट की जरूरत होगी या नहीं होगी, एक सरकार की जरूरत होगी जो इन मामलों पर कानून बनाए, यस और नो। तो इसीलिए उन्होंने कहा इस तरह की मांग जो ये उठ रही हैं, इन डिमांड्स के लिए क्या होगा, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। और उस समय पर ब्रिटिश सरकार को क्योंकि भारतीयों का एक सहयोग बीच में चाहिए था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम भारत के लिए एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, एक उत्तरदायी सरकार बनाएंगे। और ये घोषणा किसने की, मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू क्या बोलेंगे आपका, मॉन्टेग्यू कौन है यहाँ पर, मॉन्टेग्यू आपका अभी आगे लिखेंगे कि राज्य सचिव था। इतनी बात समझ में आई। अब डोमिनियन को समझ लिए, देखो 4 तरह के राज्य होते हैं, पहले चारों का नाम लिख लें, सबसे पहले समझते हुए चलेंगे, ठीक है। एक शब्द आएगा आपके सामने हमेशा, उपनिवेश। अगर मैं आपसे पूछूं उपनिवेश अर्थात कॉलोनी की क्या डेफिनेशन होती है, तो आप क्या बोलेंगे, कॉलोनी किसको बोलते हैं। अमेरिका में कितनी कॉलोनी बताई थी मैंने, ब्रिटिश ईयर्स की कितनी कॉलोनी मैंने आपको बताई थी। भारत को भी आप कई बार सुनते होंगे, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो उपनिवेश होने का क्या मतलब होता है, उस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा, दो कोई देश हैं, इसमें एक कंट्री एक्स है, एक्स एक पावरफुल कंट्री है, पावरफुल कंट्री अर्थात एक शक्तिशाली देश है, शक्तिशाली देश है, बड़े धैर्य से समझेंगे, क्रिस्टल क्लियर होगा एकदम, एक शक्तिशाली देश है। और इसके कंपैरिजन में वाई जो है एक आपका क्या बोलेंगे, लेस पावरफुल और एक वीक कंट्री हम कह सकते हैं उसको, यानी कि एक कमजोर देश है, कमजोर देश है। अगर मैं उस समय की स्थितियों की तुलना करूं तो आप पावरफुल कंट्री में किसको रखना चाहेंगे, भारत को या इंग्लैंड को, या मैं कमजोर देश की स्थिति उस समय देखना चाहूं तो आप इसमें किसको रखना चाहेंगे, भारत को या इंग्लैंड को। तो आप कहेंगे भैया इंग्लैंड, यानी कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन, ब्रिटेन को हम उस समय की स्थितियों में पावरफुल कंट्री में रखेंगे, और क्योंकि भारत इसका एक उपनिवेश था तो इसको हम कहां पे रखेंगे, वीक कंट्री में। देखो होता क्या है, बात यह है कि जब कोई देश, नोट करना, जब कोई देश अन्य देश को अपने अपने अधीन कर ले, यानी अपने कंट्रोल में ले ले, अधीन कर ले, और अधीन का मतलब इन अंडर ऑफ एनी कंट्री। और होगा क्या वहां पर कि जैसे वहां का रक्षा मामला होगा, रक्षा, विदेश हम कह सकते हैं, विदेश मामले होंगे वहां के जो संचार मामले होंगे, ठीक है, संचार, या मैं कह सकता हूं आपका वहां का जो आंतरिक प्रशासन होगा, आंतरिक प्रशासन,
इस बात को समझे, यानी वहां का कोई भी डिफेंस का मैटर हो, वहां का कोई भी साथी आपका फॉरेन मैटर हो, वहां का कोई भी कम्युनिकेशन मैटर हो, ठीक है, वहां का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसके कंट्रोल में हो जाए, तो आप बोलेंगे भैया ये कंट्रोल में हो जाएगा आपका एक्स देश के, यानी कि जो क्या है, एक पावरफुल कंट्री है। यानी अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए किसी अन्य देश का जब शोषण किया जाता है किसी अन्य देश के द्वारा, तो शोषक कौन है, कौन शोषण कर रहा है, ब्रिटेन भारत का, यहां से पैसे को ले जाते हैं। मैंने बताया दादा भाई नौरोजी ने लिखा ड्रेन थ्योरी, धन निकासी का सिद्धांत, कि भारतीयों का धन किस प्रकार से लूटा जा रहा है। दूसरा देश जिसका शोषण हो, भारत का यहां पे शोषण हो रहा था या नहीं, बोलेंगे जी भारत का यहां पर शोषण हो रहा है या नहीं, बोलो, आप कहेंगे जी। दोस्त प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इसके अलावा ना कोई कमेंट नहीं, बस मेरी बातें सुनो, आगे की बात, इधर उधर की बातें नहीं, मेरी आपसे प्रार्थना है, भाई के नाते मेरी आपसे प्रार्थना, उसको सुने। आप कहेंगे जी भैया, तो वहां का शोषण हो, वहां का रक्षा, विदेश मामले, संचार मामले और आंतरिक प्रशासन, अंदर की भी जो व्यवस्थाएं वो किसके कंट्रोल में होंगी, एक्स देश के, तो उसको हम कहते हैं उपनिवेश। क्या एक समय पर अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, यानी मैंने आपको बताया था वहां 13 कॉलोनीज थी, तो वो जो 13 कॉलोनी थी वहां का जो सारा का सारा व्यवस्था था, चाहे वो रक्षा के मामले, उन सब पर डिसीजन कौन लेता होगा, वहां भी भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट ही लेती थी, ब्रिटिश सरकार लेती थी। तो उपनिवेश समझ गए, उपनिवेश क्या है, कि आर्थिक हितों के लिए क्या किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है एक्स कंट्री द्वारा वाई का। ओके, अच्छा, दूसरा एक टर्म आएगा आपके सामने, एक होता है संरक्षित राज्य। इन सब का अंतर आपको पता होना चाहिए, तभी आप डोमिनियन समझ पाओगे, तभी आप संप्रभु समझ पाओगे। संरक्षित राज्य जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टरेट, प्रोटेक्टरेट। संरक्षित राज्य क्या होता है, संरक्षित राज्य का मतलब होता है जो एक्स कंट्री है ना, एक्स कंट्री, वो आपका रक्षा और विदेश मामले देखे उस देश के, यानी वहां का डिफेंस और फॉरेन मैटर्स कौन देखे, एक्स, लेकिन वाई जो है वो अपना देखे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि देश के अंदर का जो प्रशासन है, आंतरिक प्रशासन कौन देखेगा, कमजोर देश जिस पर वो शासन कर रहे हैं, आंतरिक प्रशासन। छोटी सी बात है, ये भी समझ में आएगी। यानी किसी देश का बाह्य मामला अर्थात विदेश, उस देश का रक्षा मामला जब किसी पावरफुल कंट्री के द्वारा, और वो देश ये बोले भी मैं तो अपने देश की रक्षा नहीं संभाल सकता, मैं अपने देश को सुरक्षित नहीं कर सकता, और मैं अपने देश की विदेश नीति को, जो फॉरेन पॉलिसी है उसको मेंटेन नहीं कर सकता, लेकिन जो अंदर की जो व्यवस्था है किसी देश को चलाने के लिए वो मैं देख सकता हूं, तो ऐसे को बोलेंगे आप क्या, प्रोटेक्टरेट, यानी कि संरक्षित राज्य उसको कहते हैं। छोटी सी बात। तीसरी बात पर आते हैं, तीसरी बात है डोमिनियन, अधिराज्य। अब बहुत अच्छा समझ में आएगा, अधिराज्य, डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होगा कि देश के सभी मामले, सभी मामलों, मामले का मतलब अफेयर्स, मामलों पर जो कंट्रोल होगा, देश के सभी अफेयर्स पर जो नियंत्रण होगा वो वाई देश का हो। लेकिन भैया आपने हमको एक बात बताई थी कि अगर सभी मामलों पर नियंत्रण वाई देश अर्थात भारत का हो गया, कमजोर देश का हो गया, तो ये तो संप्रभुता हो गई ना, हम निर्णय ले पाएंगे स्वतंत्र होकर, हाँ या ना, तो हम तो संप्रभु हो गए, तो फिर इसको हम अधिराज्य क्यों कह रहे हैं। देखो ऐसा कौन सा टर्मिनोलॉजी है जो इसको संप्रभु यानी सवरीन होने से अलग करता है। तो वाई देश का हो, क्या बोलेंगे, कंट्रोल ऑन ऑल अफेयर्स ऑफ वाई कंट्री, लेकिन क्या शर्त है, लेकिन एक्स का जो एम्परर होगा, जो सम्राट होगा, एक्स का सम्राट वाई का सम्राट भी होगा, एक्स का जो सम्राट होगा वो वाई का सम्राट भी होगा। क्लियर, यानी कि सारे अफेयर्स तो मिल गए इस कमजोर कंट्री वाई को, लेकिन जो नाम है आज भी किसके नाम से शासन होगा, एक्स का जो सम्राट होगा वो वाई का सम्राट होगा। तो हमारे देश में मांग किसकी चल रही थी, इस डोमिनियन की, कि भाई सम्राट तुम रह जाओ, तुम्हारे ही नाम से यानी कि ब्रिटिश क्राउन के नाम से ही चल जाएंगे, लेकिन हम अपने देश के नागरिकों के लिए खुद का कानून बना पाए, हम अपने देश के नागरिकों के हित के लिए जिन चीजों की जरूरत है उन सब पर जो डिसीजन है वो हम ले पाए। इतनी बात समझ में आई। तो ये हो गया अधिराज्य। तो मुझे एक बात बताओ, ये आपने खबर सुनी होगी कि भारत की जो स्वतंत्रता वो 99 ईयर्स की लीज पर है। किसने इस खबर को सुना है कि भारत जो है भैया कंप्लीटली फ्रीडम नहीं है, हमको जो ये स्वतंत्रता मिली है ये सिर्फ 99 सालों के लिए मिली है। कई बार आप सुनते होंगे हमको जो ये स्वतंत्रता ये 100 सालों के लिए मिली है, उसका अर्थ यहीं से लगाया जाता है। सुना है सबने, उसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो एक मिथ है, एक सच है या झूठ है। देखो यहां पर क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमको डोमिनियन बनाया गया था। आपसे कभी भी पूछे भारत को डोमिनियन कब बनाया गया था, 15 अगस्त 1947 को। ये डोमिनियन बनाया गया था या हम आजाद हुए थे, नहीं, डोमिनियन बनाया गया था। और 15 अगस्त 1947 को हमारे पीएम कौन बने थे, किसने यहाँ पर ओथ यानी कि शपथ ली थी, तो आप बोलेंगे भैया पंडित नेहरू थे। और पंडित नेहरू जी का जो ओथ हुआ था अर्थात शपथ हुआ था, वो शपथ उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली थी, यस और नो। जो उन्होंने यहाँ पर ओथ लिया, यानी जैसे कोई भी आपका, आप जानते होंगे शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो संविधान की शपथ यहाँ पर, भैया यहाँ पर तो संविधान ही नहीं है। भारत का संविधान क्या 15 अगस्त 1947 को था, यस और नो,
थोड़ा सोचना है। आप कहोगे नहीं भैया, भारत का संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, सारे लोग जानते हैं इस बात को, है ना, और बाद में वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी भारत के संविधान की तो शपथ उन्होंने ली नहीं। तो फिर शपथ किसकी उन्होंने ली थी? तो यहां पर उन्होंने जो शपथ ली थी वो ली थी ब्रिटिश क्राउन की। ओहो, ये बात है, क्योंकि भारत का संविधान था नहीं, ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली उन्होंने। और ब्रिटिश क्राउन की शपथ लेकर के, क्योंकि आप जानते हो इस समय पर देश में क्या आम चुनाव हो चुके थे? आप कहेंगे नहीं, तो इस समय तो क्या एक एंटरिम गवर्नमेंट थी, एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, और उस अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो नेहरू थे। तो नेहरू जी ने जो शपथ ली वो ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली, इस बात को मेंशन करके रखना, ठीक है, इस नाम से, ब्रिटिश क्राउन के नाम से। और 15 अगस्त 1947 से लेकर के आप सब लोगों को याद रखना है, हम डोमिनियन कब तक रहे थे? तो हम डोमिनियन रहे थे 26 जनवरी 1950 तक, यानी 25 जनवरी कहें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हो गया था, और संविधान बनने तक हम डोमिनियन रहे थे, यानी हमने अपने देश के सारे फैसले लिए। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार का सम्राट होता था वो कहां पर? हमारे देश का सम्राट भी होता था इस पीरियड में, जब तक हमारा संविधान नहीं बना था, जब तक हमारा संविधान नहीं बना था। ओके, छोटी सी बात समझ में आई? तो अब चौथा आपको बिंदु समझ में आएगा। फोर्थ पॉइंट हमें लिखना है आपका संप्रभु राज्य। अब आप आसानी से समझ जाओगे, संप्रभु राज्य अर्थात सवरीन स्टेट। सवरीन स्टेट किसको कहते हैं? आज भारत संप्रभु है, हाँ या ना? यह प्रस्तावना में ही पढ़ते हैं हम कि भारत आज एक संप्रभु राज्य है, यानी कि आज क्या है हम, हमारे पास एक आज कंप्लीट फ्रीडम है। तो आज के बाद मत बोलना, आज के बाद मत बोलना कि हम लोग 99 ईयर्स की लीज पे हैं। वो ऐसा क्यों कहा जाता है कि नेहरू जी ने जो शपथ ली थी, कहते हैं कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के मतलब ब्रिटिश क्राउन के नाम से ली, लेकिन उस समय की मजबूरी थी कि हमारे पास संविधान नहीं था, और सर्वोच्च पद उस समय क्या था आपका, कि भारत की आज़ादी। अफेयर्स तो हमको सारे मिल गए, उन पर हम डिसीजन ले सकते थे, लेकिन एक क्या है, ओथ हुई उनकी किसके नाम से? ब्रिटिश क्राउन के नाम से। और जब तक हमारा संविधान नहीं बन गया, यानी हम संप्रभु किस डेट से हुए अगर मैं पूछूं, तो आप बोलोगे 26 जनवरी 1950 से। 1947 से हम संप्रभु नहीं हुए, क्योंकि अभी तो हमारा सम्राट कौन था? इस देश का सम्राट ब्रिटिश, यानी ब्रिटेन का जो सम्राट था वो देश का भी सम्राट था। कब से हुए हम संप्रभु? 26 जनवरी 1950 से। और इसी दिन, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, कौन सा डे है ये? गणतंत्र दिवस। इसी को हम बोलते हैं रिपब्लिक डे। तो जिस दिन आपका रिपब्लिक डे पहली बार था, उसी दिन से हम सवरीन हुए हैं। तो कभी भी आंसर करेंगे, जैसे मैं आपसे पूछूं हम हमारा देश संप्रभु कब बना, तो मैं आपको दो तिथि अगर दूं, दो डेट दे दूं, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950, तो किसको चुनेंगे आप? अब आप आराम से इस बात पर विवेचना कर सकते हैं, आराम से आप इस चीज को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि भैया 15 अगस्त 1947 को हमें सभी मामलों पर कानून बनाने की स्वतंत्रता तो मिल गई, हमारे यहाँ एक अंतरिम सरकार भी थी, लेकिन जो ब्रिटेन का सम्राट था वो भारत का सम्राट भी होगा, और हम लोग पूर्ण स्वतंत्र, यानी कि आपका संप्रभु सवरीन होने का अर्थ मैंने आपको समझाया था कि हम सभी मामलों में स्वतंत्र हैं। इंटरनल सवरीन भी हैं हम, और आउटर सवरीन भी हैं, यानी हम देश के आंतरिक मामलों पर कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, और बाहर का कोई देश हमारे देश के बारे में कोई निर्णय ले उसको मानने के लिए हम बाध्य भी नहीं है कि अमेरिका के कहे अनुसार हमारे देश में कुछ होगा, या बिल्कुल जरूरी नहीं है, हम इस बात के लिए बाउंड नहीं है। बात क्लियर है? बोलो भैया, मजा आया? चारों चीजें क्रिस्टल क्लियर है? फिर से क्या बोलेंगे? उपनिवेश क्या है? उपनिवेश में क्या है? कंप्लीट कैप्चर कर रखा है पावरफुल कंट्री ने, ठीक है, जैसे भारत को किया गया था, संरक्षित अमेरिका को किया गया। प्रोटेक्टरेट कौन होता है? जब आउटर मैटर छोड़ के इंटरनल मैटर अपने पास रख ले कोई कंट्री, तो उसको बोलेंगे प्रोटेक्टरेट। डोमिनियन क्या होता है? कि सभी मामले तो देश के पास रहे, लेकिन रूल किसके नाम से होगा? जिस देश का वो उपनिवेश था पहले उसके नाम से। और चौथा, संप्रभु राज्य होगा, सवरीन होगा, ठीक है, छोटी सी बात थी। अब आप सारी चीजें समझ पाओगे। मैं कभी भी आपसे यहां बोलूं या जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊं, मैं आपसे बोलूंगा डोमिनियन स्टेटस, तो आप समझ जाएंगे आसानी से कि डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब होता था, या डोमिनियन का क्या मतलब होता था। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? अब आते हैं अपने मुख्य बिंदु, जब आप समझ पाएंगे भारत शासन अधिनियम पर, जो हमारा आज का टॉपिक भी है, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919। क्या मॉन्टेग्यू ने क्या बोल दिया? कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार होगी, भैया लड़ो मत, विरोध मत करो, और इसीलिए इनको कहा गया आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मेरा प्रश्न आपसे यह है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुए? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इनको हम बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जीओआई बोल लेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव थे। भारत सचिव का पद जो है वो किस एक्ट से बनाया गया था? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या स्टेट सेक्रेटरी जिनको हम बोलते थे, उनका सचिव किस एक्ट से बनाया गया था? 1858 से। और चेम्सफोर्ड कौन थे? ये भारत में एक वॉयसराय थे। वॉयसराय का पद भी किस एक्ट से बनाया गया था? 1858 के एक्ट से। याद है ना? क्या बोलते हैं कि भाई तुम डोमिनियन की मांग कर रहे हो, और ये याद रख लेना, भारत शासन अधिनियम 1919 तो बोलेंगे, लेकिन ये 1921 में लागू हुआ था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1921 में लागू हुए, ठीक है, क्या बोलेंगे? 1921 में ये लागू हुए। कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं, उत्तरदायी सरकार कैसे बनेगी? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो अगस्त अनाउंस में बोला गया इन्होंने बोला केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी। केंद्र में, नोट करिए फिर समझाते हैं, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी।
इसकी बात की गई, यानी बाई कैमरल सिस्टम इन सेंटर, बाई कैमरल सिस्टम इन सेंटर। देखो, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है, आज हमारे केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था या बाई कैमरल सिस्टम आज आज के वर्तमान भारत में है या नहीं है? तो आप कहेंगे जी भैया, हमारे यहाँ केंद्र में 2 सदन हैं। आपके कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसको हम निम्न सदन अर्थात लोअर हाउस कहते हैं, और राज्यसभा जिसको हम आपका उच्च सदन अर्थात आपका अपर हाउस कहते हैं। जी हाँ, आज हमारे देश में क्या बोलेंगे, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो ये द्विसदनात्मक व्यवस्था केंद्र में आपसे पूछा जाएगा, इसकी नींव किस आपका की नींव किस एक्ट से आई? तो आप बोलेंगे 1919 के अधिनियम से आई। और यहाँ पर 2 सदन कौन कौन से बनाए गए, याद रख लेना, 2 सदन यहाँ पे बनाए गए। एक बनाया गया यहाँ पे उच्च सदन, कि भाई एक सरकार बनानी है तो सरकार बनाने के लिए पहले क्या होगा आपका बताएं, 2 सदन होंगे, उच्च सदन होगा, एक आपका निम्न सदन होगा। यानी एक हमारा अपर हाउस होगा। अपर हाउस के मेंबर इस टाइम पे कितने वर्ष के लिए चुने जाते थे? आप बोलना 5 ईयर के लिए। जैसे आज राज्यसभा के सदस्य कितने दिन के लिए चुने जाते हैं? अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? फटाफट से आंसर करें। सर संविधान सभा क्या है? अभी पढ़ेंगे बच्चे, धैर्य रखना है, धैर्य रखना है। अभी एकदम से सारी बातें नहीं जान लेनी है कि जी पीएम क्या है, राष्ट्रपति क्या, धीरे धीरे जानोगे। अभी हम पहुंचेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम जब आपका, अभी तो हमको आपका वेवल योजना वगैरह, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन को पढ़ना, फिर उसके बाद में हम संविधान सभा यानी दूसरी क्लास जो होगी। भैया नो लिमिट, अनलिमिटेड, कुछ बच्चों ने 6 कहा है, आज के बाद नहीं बोलना है। राज्यसभा का अपना कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का थोड़ी ना। ठीक है, राज्यसभा तो कभी भंग भी नहीं होती। ओके, तो क्या बोलेंगे, कोई कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा का नहीं है, राज्यसभा के सदस्यों का है, अपर हाउस के मेंबर्स का कार्यकाल है। तो उच्च सदन जो यहाँ पे अपर हाउस बनाया गया, उसको नाम दिया गया था उस समय राज्य परिषद। जब मैं आपको राज्यसभा पढ़ाऊंगा तब आपसे पूछूंगा क्या नाम था इसका। सबसे पहले इसको स्टेट काउंसिल कहा गया, स्टेट काउंसिल कहा गया। और राज्य परिषद जो होती थी, इसमें होते थे 60 सदस्य। राज्य परिषद में कितने सदस्य होते थे? 60। और 60 में बोला गया आपका कि जो 26 होंगे वो तो होंगे मनोनीत। मनोनीत मतलब समझ रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस टाइम में क्या कौन था सबसे बड़ा पद? वाइसराय इनको मनोनीत करता था। और 34 जो होते थे वो होते थे इलेक्टेड अर्थात निर्वाचित। 34 लोग आप लोग जानते हैं, 34 लोग निर्वाचित होते थे। मैंने आपको बताया था सीमित मताधिकार मिल चुका था। ठीक है, तो कितने होंगे? 34 जो होंगे वो तो होंगे इलेक्टेड, और 26 कितने होते थे? नॉमिनेटेड होते थे, अर्थात आपका मनोनीत होते थे। ठीक है, और राज्य परिषद का कार्यकाल कितना होता था पूछा जाएगा आपका? 5 ईयर्स का। 5 ईयर्स के लिए राज्य परिषद होती थी, और आवश्यकता अनुसार इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता था। निम्न सदन अर्थात लोअर हाउस, इसको नाम दिया गया केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसमें भी दोस्त क्या था आपका, यहां पे याद रख लेना कितने होते थे आपका टोटल। अगर हम बात करें केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य होते थे, 145 मेंबर्स यहां पे होते थे, जिनमें से 41 तो होते थे आपका मनोनीत अर्थात नॉमिनेटेड, और 104 आपका होते थे क्या? निर्वाचित। और कितने दिन के लिए होता था आपका केंद्रीय विधानसभा? केंद्रीय विधानसभा कितने दिन के लिए होती थी? तो आप बोलेंगे इसका कार्यकाल होता था 3 ईयर्स। गौर करेंगे इन चीजों पर। यानी उस समय आज ही के प्रारूप में, जैसे आज राज्यसभा और लोकसभा है, इनकी व्यवस्था कहां पर की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 में। एक आपका क्या बनाया गया? एक बनाया गया आपका उच्च सदन, अपर हाउस, उसको नाम दिया गया राज्य परिषद अर्थात स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल में कितने सदस्य होते थे? क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत के लिए जो सबसे पहले राज्य परिषद यानी कि स्टेट काउंसिल को फॉर्म किया गया, राज्य परिषद का गठन हुआ, तो उसमें कुल सदस्य कितने थे, या उनका कार्यकाल कितना था, या उसमें आपका मनोनीत सदस्य कितने होते थे, या उसमें निर्वाचित सदस्य कितने होते थे? तो 60 को बांट देंगे किसमें? 24 और 36 में। ऐसे ही जो लोअर हाउस है यानी कि जो निम्न सदन में कुल सदस्य 3 वर्षों के लिए 145, 41 उसमें नॉमिनेटेड होते थे। ठीक है, गवर्नर जनरल के द्वारा या वाइसराय के द्वारा। ठीक है, और उसकी जो एग्जीक्यूटिव थी वो उनको आपका अपॉइंट करती थी, हम बोले उनको नॉमिनेट करती थी। और साथ में निर्वाचित लोग कितने थे? 104 थे। छोटी सी बात, इस बात में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं भैया। तो केंद्र में तो आ गई भैया द्विसदनात्मक व्यवस्था, साथ में यहां पर प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था किस प्रांत में द्वैध शासन लागू हुआ था, बताएंगे? प्रांतों में द्वैध शासन लागू, यानी कि आपका आप बोल सकते हैं डायरकी इन प्रोविंसेस। बच्चों प्रांत का मतलब तो समझते हैं ना, उस समय के आज के स्वरूप में हम बात करें जो स्टेट है। प्रश्न ये बनेगा 1919 के अधिनियम में कितने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था? कितने प्रांतों में? तो आप सबको पता होगा, हमने आपको बताया था कि भाई 1764 में बक्सर का वॉर हुआ था, और 1764 में जो बक्सर का वॉर हुआ था वो किसने जीता था? क्लाइव ने जीता था। उसने किस किस को हरा दिया था? आपका सुजाउद्दौला को, जो अवध का नवाब था, और साथ में आपका किसको? मीर कासिम को हरा दिया। और आपका अगर हम बात करते हैं मुगल शासक था आपका शाह आलम द्वितीय, तीनों को हरा दिया। इलाहाबाद की संधियां हुई, और इलाहाबाद की इन संधियों को होने के बाद में क्या हुआ था? बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि 2 तरह के सिद्धांत होंगे। जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और साथ में जो वहां के नागरिकों के लिए जो कार्य देखेगा वो कौन देखेगा? वो नवाब देखेगा, जिसको हमने निजामत का नाम दिया था। क्लियर है? वो बातें याद है?
तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ, और प्रांतों में द्वैध शासन लागू होने में पूछेंगे कितने प्रांतों में, याद रख लेना 8 प्रोविंसेस में, 8 प्रांतों में, 8 प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। और 8 प्रांत कौन कौन से थे अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखो जैसे असम था, असम भी उस समय पर एक प्रांत था, और ज़्यादा नॉलेज आपकी होगी अगर नाम याद रखेंगे। बंगाल, क्योंकि 8 से 11 प्रांत होंगे तो तब हमको जरूरत पड़ेगी इनकी। बिहार और उड़ीसा एक ही थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे, बिहार वाले बच्चे जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा आपका एक आपका क्या बोलेंगे, मध्य प्रांत अर्थात सेंट्रल प्रोविंस था। आज का जो यूपी है उसको बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस अर्थात आपका संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत को क्या बोलेंगे आपका यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। और मध्य प्रांत को सेंट्रल प्रोविंस, सीपी। एक था आपका बॉम्बे, क्या बोलेंगे बॉम्बे। एक था आपका मद्रास, मद्रास। और 8वां था आपका साथी क्या, पंजाब। 8वां क्या था आपका, पंजाब था। तो ये 8 थे। इन 8 में क्या हुआ था आपका, द्वैध शासन लागू हो गया। और द्वैध शासन मतलब 2 तरह का, यहाँ पे 2 तरह के लिए क्या बोलेंगे, इस द्वैध शासन को लागू करने के लिए आपका कुछ प्रांतीय विषय बनाए गए। तो प्रांत जो बनाएगा आपका इन विषयों पर कानून किस तरह से बनाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर कुछ प्रोविंस क्या बोलेंगे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे। और वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, वो 2 तरह के होते थे। देखो अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था बड़ा शानदार यहीं से, उसको मैं आप आज दिखाऊंगा अभी एमसीक्यू में जब आप करेंगे। तो यहाँ पर 2 विषयों में जो प्रांतीय विषय थे उनमें से एक विषय को कहा गया आरक्षित विषय, यानी कि रिजर्व्ड सब्जेक्ट, ठीक है। क्या बोला गया उनको, एक थे आपके रिजर्व्ड, और दूसरे जो मामले थे उनको बोला गया हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय अर्थात हस्तांतरित का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे आपके, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे। देखो आरक्षित विषय ये सारे होते थे महत्वपूर्ण विषय। अब समझना यहां से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। ये सारे कौन से होते थे, इंपोर्टेंट सब्जेक्ट होते थे। इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बोले तो कौन कौन से भैया, कुछ एग्जांपल अगर हम समझे, जैसे उस समय पे अगर हम बात करते हैं आपका बिजली, बिजली, गैस, ठीक है, यानी लाइट हो गया, गैस हो गया आपका, वित्त अर्थात फाइनेंस, लिखें वित्त अर्थात फाइनेंस। भाई ऐसी इंग्लिश तो आप लिख सकते हैं ना, अगर मैं बोल रहा हूँ वित्त अर्थात फाइनेंस, ऐसा तो नहीं होगा कि फाइनेंस की स्पेलिंग अलग से। बहुत ठीक कह रहे हैं अनिल भाई, ओडिशा से बिहार अलग हुआ था 1912 में। अभी एक क्वेश्चन और बताएंगे, बड़ा अच्छा होगा, अभी एक ऑर्डर में सीखे चीजों को। क्या बोलेंगे, फाइनेंस अर्थात वित्त हो गया आपका, और एक आपका न्याय और प्रशासन, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। पुलिस हो गया आपका, पुलिस। और इरिगेशन हो गया आपका, सिंचाई हो गया, इरिगेशन, ठीक है। यानी कि आपका लाइट, गैस, फाइनेंस, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सिंचाई, ठीक है। तो ये सारे रखे गए आरक्षित विषय। अब इन आरक्षित विषयों पर कानून कौन बनाएगा, इन पर जो कानून बनाएगा, कानून बनाएगा वो बनाएगा आपका वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद। वायसराय और उसकी कार्यकारिणी, कितने सदस्य होते थे वायसराय की कार्यकारिणी में, जरा बताएंगे कितने मेंबर हैं वायसराय की कार्यकारिणी में। याद है छठा सदस्य जोड़ा गया था 1874 में, पीडब्ल्यूडी मैंने बताया, जो मुख्य कार्यकारिणी है जिनको हम सरकारी सदस्य कहते थे। तो वायसराय और कार्यकारिणी उस पर काम बनाए कराएगी, लेकिन याद रख लेना वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, व्यवस्थापिका के प्रति, और यही इसके विरोध का कारण बनेगा। नॉट रिस्पॉन्सिबल टू, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, उत्तरदायी नहीं होगी। यानी जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे वो कहां पर रख लिए उसने, अपने अपनी झोली में रख लिए, ये बोल सकते हैं। उन्होंने कहा लिया इनको अपनी साइड में, और बोला कि जो वायसराय है और उसकी एग्जीक्यूटिव है ये इन पर लॉ बनाएगी, और साथ में ये रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होंगे, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, यहां पर हस्तांतरित विषय किसको दे दिए, जैसे हस्तांतरित विषय की अगर मैं बात करूं, यहां पर आप देखेंगे डिपेंडेंट सब्जेक्ट थे, शिक्षा, शिक्षा हो गया आपका, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, यानी एजुकेशन हो गया, कृषि हो गया, कृषि। अब आप समझिए किसी भी देश में जो शिक्षा है, वो शिक्षा के लिए क्या हमको धन की आवश्यकता है, हाँ या ना, आप कहेंगे जी भैया। यानी एजुकेशन तो सीधा सीधा किससे संबंध रखता है, वित्त से। फाइनेंस नहीं है तो क्या एजुकेशन होगी देश में। हेल्थ, किसी देश का स्वास्थ्य कैसा होगा, या स्वास्थ्य संबंधी जो कानून बनाए जाएंगे उनके लिए पैसे की जरूरत होगी या नहीं होगी, फाइनेंस की जरूरत होगी या नहीं होगी, फाइनेंस उनके पास है। एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई की आवश्यकता होगी, वित्त की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। तो आप ये कहेंगे, या मैं बोलूं आपसे स्वशासन, स्वशासन जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसके लिए पुलिस की आवश्यकता होगी। यानी एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और आपका सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इन पर जो कानून बना सकता है वो बना सकता है वायसराय के साथ में, वायसराय के साथ में जो आपका भारत सदस्य थे, जितने भी भारतीय शामिल हुए थे, ठीक है। यानी कि भारत मंत्री उसको उस समय बोला जाता था, वायसराय के साथ में भारत मंत्री मिलकर के। लेकिन इनको रिस्पॉन्सिबल कर दिया और बोले कि ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होंगे। देख रहे हैं आप, अन्याय है हाँ या ना, इनको रिस्पॉन्सिबल कर दिया, व्यवस्थापिका के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे, यानी रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, या कभी भी आपको स्टेटमेंट बना के दे दे कि 1919 के अधिनियम में
आरक्षित विषयों पर, मेरा स्टेटमेंट सुनना ध्यान से और अब यस और नो में आंसर करना। 1919 के एक्ट में, 1919 के एक्ट में आपका जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे अर्थात जो आरक्षित विषय थे, उनको व्यवस्थापिका के प्रति, यानी उन पर जो बना हुआ कानून होगा उसको व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था, हाँ या ना? 1919 के अधिनियम में आरक्षित विषयों पर बना जो कानून होगा उसके लिए उसको व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी यानी लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया या नहीं? आप सबने कहा नो, एकदम सही आंसर है। यानी वो उत्तरदायी नहीं बनाया गया, लेकिन जितने भी हस्तांतरित विषय थे उन पर कोई भी जो कानून बनेगा, उन पर जो कानून बनेगा, उन पर जो लॉ होगा, जो लॉ मेकिंग होगी, उसको रिस्पॉन्सिबल किया गया, क्योंकि यहां पर क्या है भैया, आपका भारतीय ज्यादा थे और अभी भी कार्यकारिणी में उतने भारतीय नहीं थे। तो ये विवाद का विषय बनेगा या नहीं? बनेगा जी, बिल्कुल। तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया। अच्छा, द्वैध शासन के जनक कौन है? कौन व्यक्ति इसने डायरकी को लिखा था? एक बुक लिखी गई थी, याद रखना, लियोनस कार्टियस ने एक बुक लिखी है और लियोनस कार्टियस की बुक का नाम है डायरकी। कभी भी पूछे डायरकी पुस्तक के लेखक कौन है? लियोनस कार्टियस। इसने अपनी बुक में ही बताया था कि दो तरह से हम चीज़ों को बांट सकते हैं। क्या बोलेंगे? इसकी बुक का नाम क्या था? डायरकी। हमेशा याद रखेंगे। दोनों बातें समझ में आई? सर वाइसराय क्या होता है? बेटा ये मत समझो, ये नहीं बोलना। देखो आज के टाइम पे मैं आपका आज के एग्जांपल से पूछूं, रोज क्लासेस करनी है, क्रम से करनी है, तब सीखोगे। बीच बीच में क्लास में एंटर करोगे तो नहीं समझ पाओगे। आज हमारे देश में मुझे बताओ पीएम है या नहीं? पीएम और मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्री परिषद है, ये किसके प्रति उत्तरदायी हैं? भाई मंत्री परिषद और पीएम कानून यही तो बनाते हैं, ठीक है? इन्हीं से तो लॉ बनता है। आज आप कहेंगे जी भैया, तो कोई भी जो लॉ बनाया, लेकिन इनको क्या रिस्पॉन्सिबल किया गया है? इनको उत्तरदायी बनाया गया है। आप कहेंगे भैया सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, यानी पीएम भी और मंत्री परिषद भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लोअर हाउस के लिए, लोकसभा के लिए। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है कि नहीं है? जी भैया, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। लेकिन आज तो है, तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि यहां पर उत्तरदायी नहीं है और उत्तरदायी होंगे। यानी ये सारे के सारे आपका बीज कहां पर मिल रहे हैं हमको? 1919 के एक्ट में मिल रहे हैं। ओके, तीसरी बात पर आएंगे। सांप्रदायिक मंडल का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक मंडल या निर्वाचक मंडल लिखें तो ज्यादा अच्छा शब्द होगा, तब समझेंगे। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। ये तीसरा मुख्य बिंदु है इस एक्ट का, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। मैंने पिछले वाले में आपको बताया था 1909 में किसको मिला था? ये सेपरेट इलेक्टोरेट, आपका सेपरेट इलेक्टोरेट जो था आपका 1909 में किसको मिला? मुस्लिमों को मिला। लेकिन यहां पर उसका एक्सपेंशन किया गया, विस्तार किया गया। अब उन्होंने देखो, मैंने कहा था कि भारत के हिंदू और मुसलमानों को उन्हें बांटना था, तो उन्हें पता है अगर हम निर्वाचक मंडल मुस्लिमों को दे देंगे, ठीक है, मैंने उसमें बताया कैंडिडेट जो आपका चुनाव लड़ेगा वो कौन होगा? मुस्लिम होगा। वोटर भी कौन होंगे? मुस्लिम होंगे। तो हिंदुस्तान में जो और समुदाय थे, क्या वो डिमांड्स नहीं करेंगे इस बात की कि भाई अगर तुमने मुस्लिमों को ये अधिकार दे दिए तो ये अधिकार सिखों को भी चाहिए? ऐसी डिमांड्स क्रिएट होंगी कि नहीं? आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, सब लोग अपने अधिकारों के लिए मांग करेंगे कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट हमको भी चाहिए, ठीक है, हमारा व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, हमारा अधिकार वही सुरक्षित करेगा, वोट हम ही डालेंगे, ठीक है, उसको चुनाव में भी कोई और ना हरा पाए। तो यहां पर उसका क्या बोलेंगे? विस्तार करके क्या बोला? सिखों को भी अधिकार दिया गया, सिख कम्युनिटी को भी सेपरेट इलेक्टोरेट का। ईसाइयों को भी अधिकार दे दिया यहाँ पे, ईसाइयों को भी, यूरोपियंस जो थे उनको भी अधिकार दे दिया, और साथ में जितने भी एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन की परिभाषा जब हम नागरिकता को पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से इसको समझेंगे। अभी जान लीजिए अंगल भारतीय, अंग्रेज और हिंदुओं का एक मिश्रण, ऐसे समझिए, ठीक है। तो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल सिर्फ मुस्लिमों के लिए बात होगी तो 1909। कभी भी बोले सिखों के लिए आपका सेपरेट इलेक्टोरेट कब दिया गया? ईसाइयों के लिए कब दिया गया? यूरोपियन, या 4 ऑप्शन देके 5वां दे दे, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट किसको नहीं दिया गया था? ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार का, प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार की बात की गई। महिलाओं को मताधिकार, लेकिन क्या सभी महिलाओं को? गरीब लोग वोट नहीं डाल सकते थे। ये भी कैसा मताधिकार दिया गया? सीमित। सीमित मताधिकार समझ गए थे कल? एक छोटा सा शब्द लिखें, सीमित मताधिकार का अधिकार किसको था? जो व्यक्ति रिक्त स्थान देता हो। क्या देता हो बताए? मैंने आपसे एक सेंटेंस बोला, सीमित मताधिकार का जो अधिकार था वह उस व्यक्ति को था, रिक्त स्थान, ठीक है, जो देता हो। क्या देता हो? टैक्स। ये हुई ना बात, ये हुई ना कमाल स्टूडेंट्स की तरह बात। ऐसे अब आप कल की क्लास नहीं करोगे तो कैसे समझते? इसीलिए हर रोज कक्षा को क्रम से करना जरूरी है। यहां पर महिलाओं को मताधिकार दिया गया, लेकिन सीमित का मतलब जो महिलाएं टैक्स देती थी, लिमिटेड वोटिंग राइट्स, इसको बोलते हैं हम लिमिट फ्रेंचाइज। लिमिटेड फ्रेंचाइज इसको कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे? वुमेन्स को लिमिटेड फ्रेंचाइज कब दिया गया? फर्स्ट टाइम। क्या बोलेंगे? वुमेन्स राइट, वुमेन्स राइट टू वोट। राइट टू वोट होता है ना, वोट का अधिकार, राइट टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1919, ठीक है। अब मैं पूछता हूं आपसे, देखो यहां भी याद रख लेना, क्या सारी महिलाओं को मत देने का अधिकार था? आप पूछूं, मैं पूछूं आपसे, 1919 के अधिनियम में सारी महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया, ये मेरा स्टेटमेंट ठीक है क्या? आप बोलेंगे नहीं भैया,
यहाँ पे जितने भी मजदूर लोग थे उनको क्या मत देने का अधिकार मिल गया? नहीं भैया। दलित लोगों को मत देने का अधिकार मिला? नहीं भैया। अभी तक सभी लोगों को अधिकार नहीं मिले। ठीक है, यानी कि 1951-52 के जब मैं चुनाव आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा 80 लाख महिलाओं को उस समय भी आज़ाद भारत में भी मतदान का अधिकार नहीं मिल पाया था। वो कैसे था? तो सब लोगों को नहीं मिला। तो मुझे बताओ सबसे पहले जो मताधिकार दुनिया में किसने दिया है? ये बात नोट कर लेना दोस्त कहीं किनारे पे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। विश्व में कभी पूछे, वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, तो विश्व में महिलाओं को 1893 में अधिकार मिला, और कभी नाम आएगा न्यूजीलैंड। लेकिन कभी कभी क्या करता है ऑप्शन, एक बार सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया था तो न्यूजीलैंड ऑप्शन में ही नहीं था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देख करके दिया, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही न्यूजीलैंड आपका है। वहीं पर मैं पूछूं अगर भारत में ये अधिकार कब मिला, तो भारत में याद रख लेना 1919 के एक्ट से। अगर पूछे किस अधिनियम से तो 1919 का एक्ट, और पूछ ले किस वर्ष में तो 1921, क्योंकि 1919 का जो अधिनियम है वो आपका लागू कब हुआ था? 1921 में। ओके, इस बात को याद रखना है। तो महिलाओं को अधिकार दिया गया यहाँ पर। अगली बात करेंगे, अगले बिंदु पर आएंगे। अगला बिंदु है लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन यानी फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी मत बोलना अभी, वो लिखा होता है तो गलत लिखा होता है। फॉर्मेशन ऑफ पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। तब तक इसका नाम क्या था? पब्लिक सर्विस कमीशन होता था। फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई। देखो लोक सेवा आयोग का पहले समझो। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, धीरे धीरे भारतीय क्या जो एग्जीक्यूटिव है उसमें शामिल होना शुरू हो गए थे। अब बात आई कि जो भारत के उच्च पद हैं, उच्च पद का मतलब जितने भी प्रशासनिक पद हैं जो प्रशासन चलाने के लिए हैं, तो इसलिंगटन एक आयोग था, उसको लिखना है यहाँ पर कहीं किनारे पे। हालांकि इसकी सिफारिशों को माना नहीं गया था। इसलिंगटन कमीशन था एक, यूपीएससी का इतिहास थोड़ा सा जान रहे हैं। इसलिंगटन जो कमीशन था 1917 में उसकी रिपोर्ट आई थी। अभी भी पूछे इसलिंगटन कमीशन की रिपोर्ट कब आई? 1917 में। और ये इसलिंगटन कमीशन क्या कहता है कि उच्च सरकारी जो पद हैं, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, उच्च सरकारी जो पद हैं उन पर 25% इंडियन होने चाहिए, 25% भारतीय होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। ये इसकी रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट को नहीं माना गया। इसके बाद में दूसरी रिपोर्ट आती है, उसको भी नोट करें। वो दूसरी रिपोर्ट आई थी चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। यूपीएससी के लिए क्या कहती है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो आपका साथी रिपोर्ट आई, ये कब आई थी रिपोर्ट आपका? ये रिपोर्ट आई थी 1917 में। इन्होंने कहा कि 1/3 इंडियन होने चाहिए, 1/3 भारतीय होने की बात की गई, लेकिन इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन लोक सेवा आयोग के गठन में जो रिपोर्ट मान्य है वो कौन सी है? तो आप बोलेंगे ली आयोग की रिपोर्ट। इसकी रिपोर्ट ली आयोग की। तो यहां पर लोक सेवा आयोग के गठन के लिए ली आयोग की रिपोर्ट आई। ली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में आई थी? ली आयोग की रिपोर्ट जरा बताएं। 1924 में। क्या बोलेंगे? 1924 में। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि भारत का प्रशासन चलाने के लिए 40% भारतीय होने ही चाहिए, भारतीय, ठीक है। 40% ब्रिटिशियर्स होने चाहिए, प्रशासन चलाने के लिए 40% ब्रिटिशियर्स होने चाहिए, और 20% वैसे लोग होने चाहिए जो प्रांतों में कार्यरत हैं और प्रांतों से प्रमोट होकर के आए। प्रमोशन का मतलब समझते हैं? पद में उन्नति होना, प्रमोटेड फ्रॉम प्रोविंसेस। तो आपसे मैं कभी भी प्रश्न पूछूंगा, ली आयोग की रिपोर्ट में कितने प्रतिशत भारतीयों के होने की बात की गई थी? कितने परसेंट इंडियंस की बात की गई थी? आप बोलेंगे 40% इंडियंस की बात की गई थी ली आयोग की रिपोर्ट में, ठीक है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर फिर याद रख लेना 1 अक्टूबर 1926 को 1926 को पीएससी का गठन हो गया था। पीएससी समझ गए? पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। इसका पीएससी अर्थात लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। अब आप बोलेंगे भैया इसको यूपीएससी हम क्यों नहीं कह रहे हैं? देखो ये बात आपको जाननी होगी। ये जो पीएससी आया 1926 में, कहीं किनारे पे लिख लेना। इसको एफपीएससी नाम कब दिया गया था? ये भी क्वेश्चन है, यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको कहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कब कहा गया था? अभी मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा कि फेडरल, जब हम संघीय अदालत भी जानेंगे तो आप जानेंगे बहुत सारे, फेडरल एग्जीक्यूटिव, फेडरल कोर्ट और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये किस एक्ट से? तो ये 1935 से इसका नाम हुआ था। लेकिन जब हम गणतंत्र हो गए थे तो यूपीएससी नाम जो हुआ है वो कब से हुआ है? यूपीएससी नाम हुआ है 1950 से, 26 जनवरी 1950। अभी ईयर याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो कभी नहीं बोलेंगे क्या मैं बोलूँ 1926 में यूपीएससी, तो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? आप कहेंगे आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी तब नाम ही नहीं है। अच्छा, अब ली आयोग की गठन हो गया, 1926 को पीएससी का गठन भी कर दिया गया। और आपका अब याद करने को आप यूपीएससी याद रखें तो कोई दिक्कत भी नहीं है, अपराध नहीं है कोई। यहां पर जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे यूपीएससी के? तो पहले अध्यक्ष आज अगर मैं आपसे पूछूं आज कौन अध्यक्ष हैं? रोज बारकर को पहला इसका चेयरमैन बनाया गया। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले यूपीएससी अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन थे? तो इंडिपेंडेंट इंडिया में आपका पीएससी के कौन थे? आपका एच के कृपलानी। एच के कृपलानी।
बहुत बढ़िया भैया, प्रीति सूदन है वर्तमान में। प्रीति सूदन बहुत बढ़िया, पहली महिला अध्यक्षा है वो यूपीएससी की, आप लोगों को पता होना चाहिए है ना। पहली महिला अध्यक्ष बनी है, पहली अध्यक्षा बनी है। यहाँ तक की बात में दोस्त मेरे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भैया, कोई भी परेशानी नहीं है। लोक सेवा आयोग का गठन किससे किया गया है? तो 1919 के एक्ट से किया गया है। मैंने आपको एक बात बताई थी, भारत परिषद का वेतन कहाँ से जाता था? भारत परिषद का वेतन भैया भारत से जाता था, ठीक है। काम करती थी कहाँ बैठ के? इंडिया काउंसिल, ब्रिटेन में। लेकिन अब बोला गया कि भारत में बहुत विरोध हुआ, भैया तुम अपने फायदे के लिए इसको बना रहे हो, हमारे यहाँ से सैलरी नहीं जाएगी, तो ब्रिटिश रेवेन्यू से उसको शुरू किया गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया कि जो सदस्यों की संख्या है वो घटा दी गई। भाई ये तो आप जानते हो कि पहले कितने सदस्य इसमें हो गए थे बढ़ाते बढ़ाते, तो जो सदस्य थे इसमें वो कर दिए गए 8 से 12। जब इनके खुद के खर्चों की बात आई तो जो 60 तक पहुंच गए थे उनको मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12 कर दिया गया, ठीक है। 1909 में क्या बोला था मैंने आपसे कि उनके सदस्यों की संख्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बोलेंगे भाई फटाफट से। सर आप सीजीएल स्कैम के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? दोस्त मैं बोल चुका हूँ। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हर क्लास में हर कक्षा में खड़े होकर मैं सिर्फ उसी की बात करूँ, या मैं सेपरेट वीडियोज़ आपके लिए रोज़ उस पर लेके आऊँ। बात कर चुके हैं, एक सेपरेट वीडियो बनाकर भी क्लासेस में भी मैंने बोला है। और स्कैम आज से नहीं हो रहे हैं, हमेशा से हो रहे हैं। स्टूडेंट्स को ये खुद जागरूक होना होगा। मैं जैसे एक एकल व्यक्ति हूँ उसी तरह आप भी एक एकल शक्ति हैं, और छात्रों को इसके लिए आपका सामूहिक रूप से एक मुहिम चलानी चाहिए हमेशा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्यों नहीं चल पाती? गवर्नमेंट रिलीज मोड पे क्यों आ जाती है? क्योंकि उसको पता है कि भाई एक प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है। हम तो हमेशा साथ हैं, फिजिकली भी साथ है हमेशा, ठीक है, और डिजिटली भी साथ है। ओके, ऑलवेज, जब आप बोले जैसे बोले। उसके लिए मैं गाइड कर चुका हूँ बच्चों को कि भाई आज वो ट्विटर था, उसके लिए चैनल पे वीडियो लाखों बच्चों ने देखी है वीडियो। अब ऐसा थोड़ी मैं आपसे पर्सनल जा जाके घर जा जाके बोलूँगा, नॉट पॉसिबल ना। ये तो आपको संघर्ष करना चाहिए, इसके लिए अवेयर रहना चाहिए। भारत परिषद के वेतन ब्रिटेन से लिए जाएंगे, सदस्य 8 होंगे और अधिकतम कितने होंगे? 12 होंगे। बात बोलेंगे क्लियर यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत? अगले बिंदु पर आए, भारत सचिव की सहायता के लिए इंडियन सेक्रेटरी कौन है इस टाइम पे? भारत सचिव की सहायता के लिए, बेटा क्लासेस में सिर्फ पढ़ने आया करो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप विफल हो जाते तो आपके आंसू इस दुनिया में आपके सगे जो लोग हैं ना वो भी नहीं समझ सकते, आपको अकेले रोना होगा। तो वो स्थिति ना आए उसके लिए जरूरी है एकाग्रता। ओके, भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। हाई कमिश्नर की नियुक्ति, ये किसकी हेल्प करेगा? जो भारत में आपका, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कमिश्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कमिश्नर टू हेल्प द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, देखो यहाँ पे दो टर्म समझना। हाई कमिश्नर आज के टाइम में हम किसको बोलते हैं? हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर उन लोगों को कहा जाता है, एसएससी कमिश्नर की स्पेलिंग भी पूछ लेता है, याद रख लेना। जो कमिश्नर होगा, सही लिखिए ना मैंने, यस और नो? हाई कमिश्नर, कभी भी कोई स्पेलिंग गलत हो तो भैया ठीक करा देना, मेरी अंग्रेजी उतनी मजबूत नहीं है, ठीक है। ठीक ठीक है, मतलब अच्छी नहीं है, बहुत खतरनाक नहीं है। हाई कमिश्नर कौन होते हैं? जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, कॉमनवेल्थ कंट्रीज का मतलब जो कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। उपनिवेश शब्द मैंने आज ही आपको समझाया, जब एक देश अन्य देश को कैप्चर कर लेता है, अन्य देश को कैप्चर कर ले। ओके, कहाँ पे होंगे ये? राष्ट्रमंडल देशों में। और राष्ट्रमंडल देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? राष्ट्रमंडल देश कौन से हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन या उसके उपनिवेश रहे हैं? तो आज 54 कंट्रीज है। यानी भारत का कोई भी व्यक्ति, आज बोलते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस, यूपीएससी के तहत एक पद होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी कि भारतीय विदेश सेवा में कोई भी व्यक्ति अगर तैनात होगा तो वो आईएफएस किसी अन्य देश में, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जाएगा तो उसको हाई कमिश्नर बोलेंगे। और राष्ट्रमंडल देशों के अलावा क्या बोलते हैं उसको? एम्बेसडर। एम्बेसडर बोलते हैं, अर्थात राजदूत। आप अक्सर सुनते होंगे भारतीय दूतावास में, ठीक है, अमेरिका में या किसी अन्य देश में बोले तो जैसे राजदूत शब्द आप बोलेंगे तो वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अन्य देश, ऐसे लिख लीजिए। अन्य देशों में एक आईएफएस अधिकारी को क्या कहा जाता है? राजदूत। लेकिन कॉमनवेल्थ में है तो हाई कमिश्नर कहा जाएगा। तो ये हाई कमिश्नर कहाँ से आया था? पोस्ट 1919 के एक्ट से आया था, और उसमें कहा गया था ये किसकी हेल्प के लिए होगा? भारत सचिव की हेल्प के लिए होगा। 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ का, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना। वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई, ठीक है। यहाँ तो अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कमिश्नर हुआ, यहाँ पे बोला गया ए स्टैच्यूटरी कमीशन विल बी फॉर्म्ड आफ्टर 10 ईयर्स। कितने वर्षों के बाद में? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, 1919 का एक्ट है, तो कितने वर्षों बाद होनी चाहिए स्थापना, जरा मुझे बताएं। तो आप कहेंगे भैया ये जो वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई है, यानी कि ये होना चाहिए आपका कब? 1929 में। लेकिन इसका जो गठन हुआ वो 1927 में ही हो गया, क्योंकि भारत में स्थितियां बदल रही थी। 8 साल बाद ही कर दिया गया था, जिसको हम बोलते हैं साइमन कमीशन, अर्थात साइमन आयोग। साइमन आयोग का गठन, यानी साइमन आयोग के गठन की बात किस एक्ट में की गई थी? 1919 में। और साइमन आयोग का कार्य ही क्या था? 1919 का जो एक्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उसकी जांच के लिए।
1919 के एक्ट की जांच। कभी भी आपसे पूछे साइमन कमीशन किस लिए भारत आया था, अभी तो साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन जब सुधारों की बात हो रही है उससे 1919 के जो रिफॉर्म्स हैं जिनको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हम कह रहे हैं, तो इनकी जांच होगी। तो ये जांच किसके लिए हो रही है कि भारतीयों के लिए जो व्यवस्थाएं करने की बात की गई थी, जो ये कहा गया था कि भारत के लिए एक उत्तरदायी सरकार होगी, वह सफल हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच करने साइमन कमीशन आया। तो उसमें भारतीय होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, हाँ या ना। लेकिन इन्होंने क्या है, किसी भी भारतीय को नहीं रखा। इसमें 7 सदस्य थे, सारे के सारे अंग्रेज थे। इसलिए जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तब हम जानेंगे इसको कि इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। क्या बोला गया इसको? व्हाइट कमीशन। इसका बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। तो किस किसने सबसे प्रमुख विरोध, जान किसकी चली गई थी? आप क्या जानते इतिहास में, जरा बताएं मुझे, किसकी जान यहां पर चली गई थी? क्या बोलेंगे आप? भैया यहां पे लाला लाजपत राय जी की जान चली गई थी। क्या बोला मैंने? गठन हुआ इसका, इसका साइमन कमीशन का, यहीं पर लिख लीजिए। और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट आई थी 1928 में। और इस रिपोर्ट को कहां पर भेजा गया था? जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते थे, गोलमेज सम्मेलन। कितने गोलमेज सम्मेलन होते थे भैया? बहुत होते थे। लेकिन भारतीय इतिहास के मामले में हम जानते हैं आपका कि 3 गोलमेज सम्मेलन इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1930, 1931 और 1932। ओहो, तो जो ये गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित होते थे, इनका अध्यक्ष होता था, ये सब इतिहास का विषय है कि इनका अध्यक्ष ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता था। उस समय रैमजे मैकडोनल्ड ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो यहां पर जो चर्चा हुई थी वो किस पे हुई थी? साइमन आयोग ने जो रिपोर्ट दी, साइमन आयोग ने रिपोर्ट दी, तो गोलमेज सम्मेलन में सभी को यहां पर आमंत्रित किया गया। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों में भाग लिया, तेज प्रताप सप्रू तीनों में गए थे, आर एम जयकर तीनों में गए थे, ठीक है। लेकिन कांग्रेस किस में गई थी? सिर्फ कांग्रेस गई थी दूसरे में। कांग्रेस को मनाया था इरविन ने कि भाई दूसरे गोलमेज सम्मेलन में तुमको भाग लेना है, तो कांग्रेस यहां पर गई थी। तो चर्चा किस पर होती थी? साइमन आयोग की रिपोर्ट पर, ठीक है। मैंने बोला कि इसमें जो जान चली गई, जब साइमन का विरोध हो रहा था, तो क्या अंग्रेज सरकार ने अपनी रिपोर्ट रोक दी थी? उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। 1928 में लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई, लाठी चार्ज हुआ था यहाँ पे पंजाब में। किसकी मौत हुई थी? लाला जी की। अब देखो इतनी सी बात समझना, लाला जी की मौत का बदला लिया गया या नहीं? 7 नवंबर 1928 को लाला जी की मौत हुई। वहां पे आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुआ करता था, अगर हम बात करें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसका नाम था आपका क्या? स्कॉट। और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी पुलिस का पद है, एएसपी जो हुआ करता था वो सैंडर्स होता था। स्कॉट के कहने पर सैंडर्स ने लाठियां बांधी। 7 नवंबर 1928 को अस्पताल में भर्ती लाला जी की मौत हो गई। वहीं पे आपका उसी भीड़ में भगत सिंह भी मौजूद थे, नेहरू जी भी मौजूद थे। उन्होंने वहां पे प्रण ले लिया कि इनकी मौत का बदला लेंगे। 1 महीने बाद निश्चित 7 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी गई। 1928 की कुछ घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं, देखो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, आप सबको याद हो नेहरू रिपोर्ट, जिसको मोतीलाल नेहरू जी, जो आपका जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, कब आई थी नेहरू रिपोर्ट? 15 अगस्त 1928 को लिखी गई थी। ये भी 1928 की घटना है, क्योंकि ब्रिटिशियर्स ने भारतीयों को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई तुम अपना संविधान नहीं बना सकते, तुम अपने रूल्स नहीं बना सकते। तो एक चैलेंज के रूप में आई थी कि नहीं, हम अपने अधिकार लिख सकते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग क्या था, उसने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। और जिन्ना ने बोला कि भाई इसमें तो मुस्लिमों के हित सुरक्षित है ही नहीं। तो यहाँ पे एक जिन्ना ने भी रिपोर्ट दी थी, इसमें 14 बिंदु थे। जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं, उसमें कितने 14 पॉइंट्स वो भी लेके आए अपने। तो कुल मिला के यहाँ पे याद रख लेना, इन 3 चीजों की बात हम कर रहे हैं। एक तो साइमन आयोग की जो रिपोर्ट है, एक जो नेहरू रिपोर्ट है, और एक जो जिन्ना रिपोर्ट है। इन तीनों को ब्रिटिश सरकार ने देखा। इन तीनों पर चर्चा कहां पर हुई? तीनों पर चर्चा हुई गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। किस पे? आपका साइमन वाली घटना पे, साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी, नेहरू रिपोर्ट में जो आपका कांग्रेस ने लिखा, ठीक है, और साथ में जिन्ना रिपोर्ट के जो 14 सूत्री फॉर्मूला जिन्ना का था। इन तीनों पर कलेक्टिवली एक डिबेट हुई, कहां पर? गोलमेज सम्मेलन में। इन पे विचार किया गया, और इन पे विचार करने के बाद में, यहां रख लेना, इन पे विचार करने के बाद में 1933 में व्हाइट पेपर जारी हुआ। एक क्या हुआ 1933 में? एक श्वेत पत्र, ब्रिटिश सरकार का ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है? व्हाइट पेपर। हमेशा क्या बोलेंगे? 1933 में किसी भी देश का अपना एक क्या होता है, एक आपका क्या बोलेंगे उसको, एक ऑफिशियल लेटर होता है। तो यहाँ क्या बोलेंगे? आपका ब्रिटिश सरकार का कौन सा? व्हाइट पेपर है। तो व्हाइट पेपर जारी हुआ, और व्हाइट पेपर के जरिए ही आपका नया एक्ट आया, जिसको हम बोलते हैं, बड़ी छोटी छोटी चीजें उसमें है, 1935 का, 35 का, या हम ये कह सकते हैं उसके बाद है भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एग्जाम की दृष्टि से इसको बहुत इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लें। थोड़े से में कवर करेंगे, छोटे छोटे इसके बिंदु हैं, क्योंकि इसकी चर्चा को, बहुत सारी चीज़ों को आप जान चुके हैं। 1935 फिर इसके क्वेश्चन करें। देखो बात समझ गए, गोलमेज सम्मेलन में चर्चा होती है। 1919 की चीज़ों को देख लिया गया, क्या खामियां हैं, उन सब पे चर्चा हुई। क्या लाया गया? भारत शासन अधिनियम लाया गया 1935। और भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल धाराएं कितनी थी बताएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुल कितनी धाराएं? भारत के संविधान में आज ज़्यादातर चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? सबसे ज़्यादा चीज़ें यहीं से ली गई हैं। यहाँ पे कुल सेक्शंस थे, यहाँ पे सेक्शंस बनाए गए थे। कुल धाराएं जो थी यहाँ पे 321 थी। और जैसे आज कितने हैं मैंने बताया, 448 अनुच्छेद हैं। और धाराओं के अलावा हाँ, यहाँ पे कुल अनुसूची जो थी, अनुसूची बोले तो शेड्यूल, आज कितनी अनुसूचियाँ हैं भैया? आप बोलेंगे आज अनुसूची 12 है, मूल संविधान में तो 8 ही थी। यहाँ पे कुल नहीं, कुल 8 नहीं 10 थी, मूल संविधान में आपका 8 थी, ठीक है। अब इसको याद रख लेना, क्या बोलेंगे? नेहरू जी ने इसको गुलामी का नया चार्टर कह दिया था। उन्होंने बोला जैसे 1919 का अधिनियम है, ऐसे ही ये भी है।
नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री हुए, इसे गुलामी का नया चार्टर बताया। गुलामी का नया चार्टर यानी ए न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। क्या बोला गया इसे? ए न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। किसने कहा इसको? नेहरू जी ने कह दिया। ठीक है, अब इसमें देखो मुख्य बिंदुओं कौन कौन से पर बात हुई। पहली बात जो यहां पर हुई, पहली पॉइंट लिखेंगे यहां पर, पहला पॉइंट हुआ अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई। अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया यूनियन बनाने की बात यहां पे की गई। भैया आप जानते हैं पहले भारत को अखंड भारत बोलते हैं। अखंड भारत के कितने हिस्से हुए भैया? बड़े चर्चित हिस्से हुए। अफगानिस्तान 1893 में अलग हो गया, पाकिस्तान 1947 में, और ईस्ट पाकिस्तान भी हुआ था तभी, वो 1971 में बांग्लादेश हो गया। ठीक है, बर्मा को भारत से एशिया एक्ट से अलग कर दिया गया, वो भी भारत का हिस्सा था, जिसको आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो ये पहले जो इकट्ठा हिस्सा था इसको क्या बोलते थे? अखंड भारत। ठीक है, ऐसे ही दोस्त यहां पर एक बात हुई कि जो ये बिखरा हुआ भारत है, कहीं पे ब्रिटिश प्रांत है, जैसे अभी हम देखते हैं, अखिल भारतीय संघ बनाने की एक बात हुई। सिर्फ बनाने की बात हुई है, लेकिन ये सफल हुआ था या नहीं? यस और नो? ऑल इंडिया यूनियन यानी कि किसकी बात हुई है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया यूनियन की एक बात हुई यहां पर। ठीक है, और उसमें क्या बोला गया कि भाई, बोला गया देखो तीन तरह की चीजें थी उस समय पे। एक तो यहाँ पे जो ब्रिटिश प्रांत थे, अभी कितने बताए थे मैंने आपको प्रांत? 8 ब्रिटिश प्रांत थे यहाँ पर इस टाइम, 11 भैया। 8 तो थे, 3 कौन कौन से बढ़ गए? 3 कौन कौन से बढ़ गए? तो आपको याद रखना है 1912 में जो आपका बिहार और उड़ीसा एक थे वो अलग हो गए, तो एक तो वहां से जनरेट हो गया। कितने हो गए आपका? टोटल 9 हो गए। एक आ गया उत्तर पश्चिम प्रांत, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट उसको बोला जाता था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, फ्रंट प्रोविंस भी बोलते थे। और तीसरा कौन सा आया? सिंध। थम्स अप करें, बात जान गए 3 कौन से और हो गए? 3 में एक आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंट आ गया, उत्तर पश्चिम प्रांत आ गया। ठीक है, एक आपका सिंध आ गया, और जो बिहार और उड़ीसा मैंने एक बताए थे वो 1912 में अलग हो गए थे। ठीक है, हालांकि 1936 में उसको एकदम से अलग बनाया गया, उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत इस बात में? जो कमिश्नरी क्षेत्र थे, कमिश्नरी क्षेत्र थे, उनकी संख्या थी उस समय, जो ब्रिटिश कमिश्नरी के माध्यम से थे, 6। देसी रियासतें कितनी थी इस समय पे? कौन बताएगा? इस समय पे भैया देसी रियासतें 500 से अधिक थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स आपका कमिश्नरी एरियाज और ब्रिटिश प्रोविंसेस, इनको क्या बोलेंगे? ब्रिटिश प्रोविंसेस। ये क्या थे? आपके कमिश्नरी एरियाज, और ये थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स को कहा गया कि भाई तुम चाहो तो मतलब वॉलंटरी, स्वेच्छा से इसमें जुड़ सकते हो, लेकिन ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्रों को बोला गया कि आप लोगों को कंपलसरी होगा इसमें जुड़ना, अनिवार्य होगा। तो इनको तो कंपलसरी बोला गया, इनको बोला गया वॉलंटरीली। देसी रियासतों ने इसके लिए कर दिया इनकार, और देसी रियासतों ने इसका बहुत विरोध किया, और उसकी वजह से क्या है कि जो ऑल इंडिया यूनियन बनाने की बात थी, एक अखिल भारतीय बनाने की बात थी, वो आपका नहीं बन पाया। यानी अखिल भारतीय संघ बन पाया था, छोटे से शब्दों में बताओ भैया, नहीं बन पाया था, नहीं बन पाया था। ओके, नहीं बन पाया था। दूसरा बिंदु लिखें, दूसरी क्या बात हुई? दूसरी बात हुई केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ। पहले प्रांत में शुरू हुआ था 1919 से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत जैसे प्रांतों में हुआ था, यानी नाउ डायरकी विल बी स्टार्टेड इन सेंटर। जो डायरकी है उसको कहां पे स्टार्ट कर दिया गया? सेंटर में, डायरकी इन सेंटर। और वही 2 सब्जेक्ट रखे गए आपका, कौन कौन से थे? एक तो आरक्षित विषय, आरक्षित विषय जानते हैं जो मुख्य विषय थे आपका, जिनको हम बोलते हैं रिजर्व्ड सब्जेक्ट, और दूसरे सब्जेक्ट कौन से थे? जो ट्रांसफर्ड थे, हस्तांतरित थे। शक्तियां कानून बनाने की अभी भी वही हैं जो मैंने पहले बताई हैं आपको, ये अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है दोबारा से, एक बार हम सब करके मुझे बताएं। जी भैया, आरक्षित विषय में मुख्य विषय वित्त, भू राजस्व जैसे विषय, न्याय प्रशासन जैसे विषय, जिसमें गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव कानून बनाएगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं रखा गया था व्यवस्थापिका के प्रति, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। लेकिन यहाँ पे भारत मंत्री जिसमें शामिल था ट्रांसफर्ड में, इसमें छोटे विषयों को रखा गया, छोटे विषयों को रखा गया। ठीक है, क्या बात मैंने बोला? अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई, लेकिन अखिल भारतीय संघ जो है वो सफल नहीं हो पाया। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, लेकिन इसके साथ में भी याद रखना जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको खत्म कर दिया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किससे हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन खत्म, द्वैध शासन खत्म हो गया। डायरकी विल बी एंडेड इन, डायरकी एंड्स इन प्रोविंसेस। ठीक है, यहां पे खत्म हो गई। क्यों भैया? 2 तरह की क्यों जरूरत नहीं है? तो यहां पे क्या बोला गया? यहां पे प्रांत को स्वायत्त बना दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रांतों को स्वायत्तता किस एक्ट से दी गई? प्रांतों को स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमस बना दिया गया इनको। क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमी टू, ऑटोनॉमी टू यानी अपने कानून बनाएंगे अब खुद। प्रांतों को एकदम से आपका स्वतंत्र कर दिया गया इस बात के लिए, टू प्रोविंसेस। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। स्वायत्तता का मतलब क्या है? स्वायत्तता का मतलब ऑटोनॉमी है इनके पास में, यानी ये अब वाइसराय के अधीन नहीं है, तो वाइसराय के अधीन नहीं होंगे। नॉट विल बी इन द अंडर ऑफ वाइसराय ऑफ इंडिया, वाइसराय के अधीन नहीं होंगे। पहली बात तो ये की गई। ठीक है, और दूसरी बात क्या की गई यहां पर? दूसरी बात की गई प्रांतों में सरकारों का गठन होगा।
क्योंकि ये 1919 में कमी रह गई थी, सरकारों का गठन उन्होंने बोला था, लेकिन किया था क्या 1919 में? यस और नो? नहीं भैया, सिर्फ कह के रह गए थे। अब जब साइमन कमीशन में बोला कि भारत में विरोध इस वजह से भी हुआ, ये भी कारण है कि वो अपनी मांग कर रहे हैं, इसीलिए वो डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे हैं। डोमिनियन स्टेटस की मांग आप सब लोगों को पता होना चाहिए, वो तेज प्रताप सप्रू जी के टाइम पे की गई। आपका आप ये भी पढ़ते होंगे, 1906 में दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने स्वराज की मांग की थी कलकत्ता अधिवेशन में। पढ़ा या नहीं? पढ़ते हैं भैया हम जनरली, नए बच्चे नहीं घबराएं कि भैया हमने नहीं पढ़ा है, आप पढ़ लोगे। ये हमेशा मेरा उन बच्चों से प्रश्न होता है जो पढ़ चुके होते हैं। ऐसी ये मांग चलती रही। कांग्रेस ने 1917 में भी बात की थी डोमिनियन स्टेटस की, लेकिन उसको पूर्ण स्वराज में किस वर्ष बदला था, ये आप बताएं। आप जानते हैं 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन। उसमें क्या कहा गया 1929 में कि भाई अब हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमको तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमको तो पूर्ण स्वराज चाहिए 1929 में। तो ये विरोध जब हो रहे थे तो उन्होंने देखा कि यार इसका जो फेलियर है 1919 का जो एक्ट फेल हुआ है उसके सुधारों के लिए, तो बोला प्रांतों में सरकारों का गठन होगा। क्या बोलेंगे आपका? फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। और इसके लिए क्या किया गया दोस्त? इसके लिए 1585 सीट प्रांतों में सरकारों के लिए, इसको बोलते हैं 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, भारत में प्रांतीय चुनाव कब हुए थे? पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए। क्या हुए? प्रोविंशियल इलेक्शंस कब हुए थे? 1937 में हुए थे। कितनी सीट थी ये? यहाँ पे याद रख लेना। प्रोविंशियल इलेक्शंस को अगर हम समझें तो यहाँ पे टोटल प्रांतों में 1585 सीट थी। 1585 सीट थी। कभी भी पूछे कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी, ठीक है, इसमें 1550 सीट में एक पॉइंट और लिखना है यहाँ पे, जो 482 सीट्स थी वो आपका मुस्लिम लीग के लिए रिजर्व्ड थी। ठीक है, मुस्लिम लीग नहीं, मुस्लिमों के लिए रिजर्व्ड थी, मुस्लिमों के लिए वो आरक्षित थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। क्या बनेगा? 1937 के प्रांतीय चुनावों में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? और इसमें कांग्रेस कितनी जीती थी? याद रख लेना, कांग्रेस विंस 707 सीट्स। कितनी सीट इसने जीत ली चुनावों में? और याद रख लेना 5 में तो जो है ना, 5 में इन्होंने मेजोरिटी के साथ में सरकार बनाई। 5 प्रांतों में, ठीक है, 5 प्रांत में बहुमत की सरकार, मेजोरिटी की गवर्नमेंट कांग्रेस की उस टाइम पे बनी प्रांतीय चुनावों में। और जिसमें से एक आपका बिहार था। पूछा जाता है 1937 के चुनावों में किसमें मेजोरिटी मिली थी? बिहार में कांग्रेस को, जिसमें आपका श्री कृष्ण सिंह पहले बिहार के मुख्यमंत्री हुए, आप सब जानते होंगे। ये जो पहले बिहार के मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं ना कि भैया बिहार जी के पढ़नी होगी, नहीं, ये पॉलिटी में आपको पढ़ना होता है यहाँ पे। उड़ीसा के वी एन दास थे, क्योंकि बिहार और उड़ीसा अलग अलग हो गए थे, वी एन दास। तीसरा जो पूर्ण बहुमत इनको मिला था वो मद्रास में गांधी जी के समधी थे यहाँ पे, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। और एक चौथा आपका यूपी में कौन बने थे पहले मुख्यमंत्री, बताएं जरा? गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। और पांचवा आपका जो सेंट्रल प्रोविंस था, सीपी, लिख लेना, मध्य प्रांत, एनवी खरे, ठीक है, ये बात याद रखें। तो ये सरकारें सफल हुई थी या नहीं, ये समझना पहली बात, तो ये याद रखेंगे। ये छोटे पॉइंट्स हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भी है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा जो प्रांतीय चुनाव हुए और जो यहां पर सरकारें बनी, लेकिन याद रख लेना, कहीं याद रख लेना, ये सरकारें सिर्फ 28 माह चली थी। सरकारें 28 माह बाद क्या हुआ? इन्होंने रिजाइन कर दिया। क्यों भैया? इन्होंने कह दिया कि यार ये ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ा मूर्ख समझ रही है हमको। अभी तो कह रही थी कि प्रांतों में चुनाव होंगे, तुमको ऑटोनॉमी मिलेगी, तुम अपने मामलों पर खुद आपका क्या बोलेंगे, कई विषयों पर आप कानून बना सकते हैं। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था, मेरा प्रश्न आपसे यह है। तो आप कहेंगे भैया जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध, वो शुरू हुआ था 1939 से 45। और यहां इस समय पर जो वायसराय था इंडिया में, वो कौन था? वो था लिनलिथगो दरअसल में 1936 से लेकर के 1943 तक वायसराय रहा है इंडिया का। तो इस लिनलिथगो ने क्या बोल दिया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम, यानी कि हम भारतीय ब्रिटेन के साथ में, लेकिन क्या हम ब्रिटेन के साथ में थे? नहीं, अपने आप खुद ही घोषणा कर दी लिनलिथगो ने कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय हमारे साथ हैं। फिर इसका बड़ा अपोज हुआ, बोले फिर क्या फायदा, हमारे डिसीजन तो तुम ले रहे हो खुद। तो इनके बाद में क्या हुआ, इन 28 माह बाद इन सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और मुस्लिम लीग को यहां पर बड़ी खुशी हुई। तो बोलते हैं कि यहां पर जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो यहां पे कहीं किनारे पे लिखना, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, लिबरेशन डे मनाया था। क्योंकि मुस्लिम लीग चुनावों में तो बहुत सफल नहीं हो पाया था। तो कब मना था? 22 दिसंबर 1939 को, जिस दिन इन्होंने इस्तीफा दिया था। और इसी दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, लिबरेशन डे मनाया। कौन सा डे बनाया? लिबरेशन डे। अब बहुत सारे यहाँ पे विशेषज्ञ लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार को अपना इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। कांग्रेस की सरकार अगर इस्तीफा ना देती और अपनी स्थिति के लिए यहाँ पर बने रहकर विरोध करती तो भारत में मुस्लिम लीग ने जो पैर जमाए, वो पैर जमाने का मौका मुस्लिम लीग को ना मिला होता। यानी इसके बाद में वो आपका ताकत की तरफ और ज्यादा बढ़े। आप लोगों ने देखा होगा 1940 में तो बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान की मांग उठना शुरू हो गई थी, क्योंकि इन चुनावों में कांग्रेस को मेजोरिटी मिली थी। 5 में तो मिली, 3 स्टेट्स में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी। मुस्लिम लीग तो कहीं पर इस चुनाव में सफल ही नहीं था। कहते हैं कि कांग्रेस के कंपैरिजन में सिर्फ 4% वोट मुस्लिम लीग को मिले थे। तो आप समझ सकते हैं इस बात को।
तो बहुत सारे लोगों ने बोला कांग्रेस को क्या इस्तीफा देना चाहिए था, कांग्रेस सरकार को। आप बताएं, आप क्या समझते हैं, यस और नो? आप कहेंगे नहीं देना चाहिए था। भारत की राजनीति में इस इस्तीफे का बड़ा महत्व है कि इसके बाद में क्या बोलेंगे, जो मुस्लिम लीग है उसको पनपने का अवसर मिला। और लिलिथगो की ये जो घोषणा है, अब ये कैसे हो भारतीयों का, आप आगे पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन में कि क्रिप्स मिशन भारत में आएगा ही इस बात के लिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम भारतीयों का सहयोग प्राप्त कर चुके, क्योंकि हम तो भुगत चुके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इन्होंने यही कहा, ठीक है, वो डोमिनेंट स्टेटस दिया नहीं इन्होंने, फिर तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम इनके साथ नहीं हुए और भारतीयों को मनाने के लिए क्रिप्स मिशन आएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे जब क्रिप्स मिशन में कि वो कितना कामयाब रहा था, क्या उनकी डिमांड्स थी, क्यों आया था, ठीक है। लास्ट के 2 बिंदु लिखिए। 1935 के अधिनियम में शक्तियों का विभाजन किया गया, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन किया गया, यानी डिवीजन ऑफ पावर्स हुआ। आपसे मैं पूछूंगा डिवीजन ऑफ पावर्स कब हुआ था, किस एक्ट में, तो भैया 1935 के एक्ट में हुआ, जिसमें क्या बोला गया, कुछ विषय दिए गए आपका संघ को, अर्थात सेंटर को दिए गए, ठीक है, सेंटर को दिए गए, कुछ विषय प्रांत को दिए गए। बताइए संघ को कितने विषय दिए गए थे, कुछ आपका प्रोविंसेस को दिए, और तीसरा आपका दिए संवर्ती, जैसे आज भी हम पढ़ते हैं, बताएं किस जगह आप पढ़ते हैं इनको, संवर्ती अर्थात आपका कॉन्कुरेंट। देखो संघ सूची जो बनाई गई, जिसको सेंट्रल लिस्ट हम बोलते हैं, या प्रोविंशियल लिस्ट जिसको हम प्रांत सूची, या संवर्ती सूची जिसको हम कॉन्कुरेंट लिस्ट कहते हैं, ठीक है। संघ सूची पर भैया कानून कौन बनाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। इस पर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, लॉ मेकिंग कौन करेगा इन विषयों पर, यहां पर करती है आपका केंद्र सरकार। और 1935 के अधिनियम में ऐसे विषयों की जो संख्या थी वो रखी गई थी आपका 59, ठीक है। प्रांत सूची जिस पर सरकार बनाएगी आपका, प्रांत सूची जिस पर आपका कानून बनाएगी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे सब्जेक्ट रखे गए थे 54। और संवर्ती सूची जिस पर क्या बोलेंगे, संघ और प्रांत, संघ सरकार और प्रांत सरकार दोनों कानून बना पाए, ऐसे विषयों को आपका कॉन्करेंट लिस्ट में, जिनकी संख्या थी 36। मुख्य बिंदु नोट करना यहां पर, देखो जो संघ सूची में भी ना आए, प्रांत सूची में भी ना आए, संवर्ती सूची में भी ना आए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अवशिष्ट विषय, रेजिडरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो, ठीक है। आप बताओ आज वर्तमान में अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बनाता है, तो अवशिष्ट विषय जो दिए गए थे यहाँ पर 1935 में, वो वायसराय को पावर दी गई, किसको, वायसराय को शक्ति दी गई कि भैया अवशिष्ट विषय समझ गए ना क्या है, रेजिडरी जो साथी सब्जेक्ट्स हैं, रेजिडरी जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो ना तो आपका संघ सूची में आए, भाई आज जैसे हम बोलते हैं संघ सूची में आज 100 विषय हैं आज के संविधान में, राज्य सूची में कितने विषय हैं, पहले 66 होते थे, 5 घटा दिए गए, तो आज 61 विषय है। पहले आपका जो संवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट उसमें 47 सब्जेक्ट होते थे, जो 5 घटाए गए राज्य सूची से वो कहाँ ला दिए गए, संवर्ती में, यानी आज 52 हो गए। लेकिन जो उनमें भी ना आए वो रेजिडरी है। बहुत बढ़िया भैया, पीएम बोल रहे हैं, पीएम, बहुत बढ़िया। और विकेंद्रीकरण क्या होता है बच्चों, समझाया है क्लासेस में, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपके इस प्रश्न को इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन आप जब ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो वो मेरे लिए बड़ी दुख का विषय है कि जब मैं आपको बहुत धैर्य के साथ में चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में भी आप चीज़ों को क्रम से नहीं करेंगे तो बड़े डाउट रह जाएंगे, मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ। इसीलिए तो पानी दर क्या बोलते हैं उसको, एक बच्चे ने कमेंट लिख दिया पानी, तो मैंने वही पढ़ लिया। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, आपका क्रमशः चल रहे हैं, क्रमशः, कोई दिक्कत, आगे आएंगे। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, अगला बिंदु लिखो, संघीय न्यायालय किस एक्ट से हुई थी दोस्त। अगर आवाज़ में आज कोई दिक्कत रही हो तो उसके लिए कॉपरेट करेंगे, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है ना, दरअसल में हुआ क्या था कि मैं ठंडे पानी से नहा लिया, कल बारिश भी हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट, और मैं सुबह 5:30 बजे समझो तुम ठंडे पानी से नहा लिया मैं, वो पानी भी कुछ ज़्यादा ठंडा, ठीक है, नॉर्मल चलाई वगैरह, थोड़ा लेट था। तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट हुआ, और इसमें क्या बोला गया, एक चीफ जस्टिस होंगे, यानी एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश, और साथ में आपका 6 अन्य न्यायाधीश। तो कुल मिलके कितने हुए बताएंगे जरा फटाफट से। एक तो आपका किसकी, चीफ जस्टिस की व्यवस्था की गई, एक तो चीफ जस्टिस होंगे, और एक होंगे आपका 6 अदर जस्टिस, ठीक है। और जो पहले चीफ जस्टिस बने थे वो कौन बने थे, ये आपको बताना है। पहले चीफ जस्टिस, पहले मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो बने थे मॉरिस गोयर, पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे किसके, संघीय अदालत के, फेडरल कोर्ट के, ठीक है। अब देखो एक्ट पूछे तो 1935, लेकिन संघीय न्यायालय की स्थापना किस ईयर में हुई, तो 1937 में। इसको इंपोर्टेंट मार्क करके रखना, सर्कल करके। एक्ट पूछेगा 1935, जैसे आरपीएफ एसआई में पूछ लिया था, ईयर पूछ लिया तो हम लोग जनरली याद रखते हैं 1935 का अधिनियम, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश, ओके। अगली बात पर आते हैं, बिहार और उड़ीसा का विभाजन किया गया था इसी एक्ट से, तभी तो 11 हुए थे। बिहार और उड़ीसा का विभाजन, डिवीजन ऑफ बिहार एंड उड़ीसा कब हुआ था, ये याद रख लेना। देखो बिहार और उड़ीसा का विभाजन में बोलूं तो ये हुआ है 1 अप्रैल 1936 को, 1936 को, दोनों को जब अलग किया गया, बिहार और उड़ीसा को। लेकिन बिहार और उड़ीसा को कभी भी लिखे
छोटा सा बिंदु बना लेना, बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था? बिहार और उड़ीसा, क्योंकि आपको याद हो जब मैंने 8 लिखवाई तो दोनों एक साथ लिखवाए थे, यानी पहले दोनों साथ थे। बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से प्रेसिडेंसी से प्रेसिडेंसी से 1912 में अलग किया गया था। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी से दोनों अलग हुए 1912 में, बंगाल प्रेसिडेंसी से, ठीक है। और फिर ये दोनों सेपरेट कब हुए, बिहार और उड़ीसा? 1 अप्रैल 1936 को हुए। यहीं अलगाव में याद रख लेना, बर्मा आज किस नाम से जानते हैं हम? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। एक्ट कौन सा है? 1935, लेकिन यहां पर भी ईयर पूछे तो 1937, ठीक है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको आप इकोनॉमिक्स में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, आरबीआई से एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है, अन्य आयोग भी, 1 अप्रैल 1935 को। बाद में आप जानते हैं इसको नेशनलाइज किया गया था आपका 1949 में, राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में हुआ। ये हमारी आज की कक्षा थी जिसमें हमने 1919 के अधिनियम को और 1935 के अधिनियम को बहुत विस्तार से जाना है। नोट्स बना पाते हैं ना? एक बार थम्स अप करें, एक बार रिवीजन करते हैं और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। होम रूल आंदोलन क्यों हुआ था? बोले भाई फटाफट से शॉर्ट पॉइंट। होम रूल आंदोलन हुआ डोमिनियन की मांग के लिए। इनको लगा कि भाई ये लोग अपने कानून खुद बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक दिलासा दिया अगस्त घोषणा के माध्यम से। मॉन्टेग्यू बोले कि इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। मैंने आपको ये बता दिया उपनिवेश क्या होता है, संरक्षित राज्य, अधिराज्य और संप्रभु राज्य, इस पर बहुत समय हमने दिया। भारत शासन अधिनियम जो है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। उसमें बात की गई केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाइकैमरल सिस्टम इन सेंटर किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ जो 1935 में खत्म हो गया, ठीक है। प्रांतीय विषय, मुख्य विषय वायसराय कार्यकारिणी को दिए गए, लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया गया। जो आपके छोटे विषय यानी कि मामूली विषय थे उनको भारत मंत्री के साथ वायसराय को, लेकिन रिस्पॉन्सिबल भी कर दिया। 8 प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था, ये 8 प्रांत है आपके सामने, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का स्तर 1909 में जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को दिया गया था, यहाँ पर वो सिखों, ईसाई, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन को भी दे दिया गया। महिलाओं को मताधिकार मिला, सीमित मताधिकार, भारत शासन अधिनियम 1919 से। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ ली आयोग की रिपोर्ट पर। 1926 में इसका गठन किया गया, 1926 में, ठीक है। क्या रिपोर्ट थी इसके? 40% इंडियन होने चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखना। एफपीएससी इसको कहा गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 1935 में। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या बोलते हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। यू का मतलब क्या है यहाँ पे? यूनियन अर्थात संघ, यूपीएससी का पूरा नाम। भारत परिषद का वेतन ब्रिटेन से जैसे ही इनकी बात हुई तो इन्होंने अपने यहाँ सदस्य घटा लिया, भारत में भर भर के बढ़ा रहे थे। भारत सचिव की हेल्प के लिए हाई कमिश्नर। 10 वर्ष बाद एक गठन की बात हुई कि इनकी जांच भी होगी, इंडियंस तुम चिंता मत करो। भारतीय लोग तो खुश हो गए थे, एकदम से मैग्ना कार्टा बोलते थे कि हमारी हेल्प के लिए आ रहे हैं, कितने अच्छे लोग हैं। गठन 1927 में हुआ, रिपोर्ट 1928 में आई। नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में आई, जिन्ना रिपोर्ट भी 1928 में आई। तीनों पर गोलमेज सम्मेलन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हुई। 1933 में एक पेपर आया, 1933 का वही पेपर भारत शासन अधिनियम बना, जिसमें 321 धाराएं, कुल अनुसूची 10। अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की, विफल रहा। क्यों विफल रहा? आप जानते हैं, देसी रियासतों की वजह से। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, ठीक है, उसी तरह से प्रांतों में हुई थी। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके बोला कि भाई अब तुम्हारे लिए चुनाव होंगे, तुम ऑटोनॉमी हो, तुम अपने डिसीजंस खुद लोगे, वायसराय के अधीन नहीं होगा, प्रांतों में सरकारों का गठन होगा। तो 1937 में पहली बार प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, 1585 सीट हुई। दबदबा कांग्रेस का रहा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, तो ये कांग्रेस का रहा। यहाँ पर 707 सीट्स और 482 मुस्लिमों के लिए रिजर्व थी, अपनी बहुत सारी सीटें भी वो हार गई, ठीक है। बिहार, उड़ीसा, मद्रास, यूपी और आपका ये क्या है? आपका सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत में इनका क्या बोलेंगे? आपका सरकारें इन्होंने बनाई। ये सरकारें 28 माह बाद रिजाइन कर देती हैं क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और भारत में बिना किसी डिस्कशन के लेथुओं ने कह दिया कि भारत ही हमारे साथ में है। मुस्लिम लीग इससे बहुत खुश हुआ, उसने लिबरेशन डे मनाया 22 दिसंबर 1939 को। शक्तियों का विभाजन, संघ प्रांत संवृत्ति आज भी है, ये तो आप जानते हैं। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति वायसराय को दी गई, ठीक है। कुल न्यायाधीश 1+6 थे आपका। अब बात करते हैं यहाँ पर ये क्या है आपका? बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ 1 अप्रैल 1936 को। बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुए थे 1912 में। बर्मा को भारत से अलग किया गया, आरबीआई की स्थापना हुई। विभिन्न एग्जाम्स में अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, क्या आप उनको करने के लिए तैयार हैं? एक नए जज्बे के साथ में अगले 5 मिनट में आंसर कर देंगे, टाइम नहीं लगना चाहिए, डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि पूरी क्लास में यही डिस्कशन हम कर रहे थे, ठीक है। आगे बताएंगे किस अधिनियम में सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय लोगों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया गया? बोले अब ऐसे प्रश्नों को क्या है तुम छोड़ देते हो, बोलते कि ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं और ऊपर ऊपर से पढ़ने के चक्कर में गोता खा जाते हो। मैंने आपसे वादा किया है आपकी जीएस एक टॉप लेवल पर होगी, आपको विषयों की समझ होगी। आप पढ़ने के अलावा दोस्त, मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि आप पढ़ा पाए और आप पढ़ा पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस आपसे हमेशा। बी बहुत बढ़िया भैया, फटाफट से बताएंगे, फटाफट से। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को बढ़ाया 1919 में। क्या बोलेंगे आप लोग? भैया ये सही नहीं है, ये तो सही है एकदम से। इसने तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया था, मुस्लिमों के लिए दिया गया था, और जो 1909 में मुस्लिमों को दिया गया था, इसने किसको दे दिया? यूरोपियों को, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस। तो इसने तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया।
इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया? नहीं। केंद्रीय कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाई गई थी? आप कहेंगे नहीं भैया, आरक्षित विषयों पर कानून बनाती थी कार्यपालिका और उस एग्जीक्यूटिव को नॉट रिस्पॉन्सिबल किया गया था, रिस्पॉन्सिबल नहीं किया गया था। सीडीएस का प्रश्न है ये, सीडीएस जानते हो, यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम कराती है, आप सभी देना ग्रेजुएशन के बाद में, कंबाइंड डिफेंस सर्विस जो इसके लिए एलिजिबल हो। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य जो आरक्षित रिजर्व्ड विषय थे और आपका हस्तांतरित अर्थात अंतरित जिनको ट्रांसफर्ड विषय हम बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन आरक्षित विषय माने गए थे? आरक्षित विषय कौन से थे? यूपीएससी साथ ही आपका पेपर 1 में पूछा गया जीएस में। न्याय प्रशासन था इसमें या नहीं था? था भैया। स्थानीय स्वशासन किसमें था आपका? आप क्या बोलोगे? जो स्वशासन है वो तो आपका दोस्त हस्तांतरित में, आरक्षित थोड़ी था ये। भू राजस्व किसमें था आपका? लैंड रेवेन्यू, जमीन संबंधित कृषि जो था आपका, भू जमीन किसमें था आपका? तो ये भी आपका मुख्य विषय, ठीक है। पुलिस किसमें थी आपका? पुलिस भी आपका दोस्त क्या बोलेंगे? 1, 3 और 4, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 को के रूप में भी जाना जाता है, किसके नाम पे? एसएससी जेई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बोलते हैं 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस अधिनियम में शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया। द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स इनटू 3 लिस्ट्स, जी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट, जी हाँ। दलित वर्ग के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया गया। क्या दलित वर्ग के लिए बात हुई थी या नहीं हुई थी? बोलेंगे। याद रख लेना, ये बिंदु हमने बात नहीं की, जो याद रख लेना मैंने आपको कहा था 1919 का जो अधिनियम था उसमें आपका जो विस्तार किया गया किसके लिए? आपका सिखों के लिए किया गया, ईसाइयों के लिए किया गया, उसे 1935 में विस्तारित करके दलितों के लिए भी कर दिया गया। इस बिंदु को लिखे, हाँ, इस पे एक छोटा सा पॉइंट लिखना, हाँ, दलितों के लिए भी इसको विस्तारित कर दिया गया था, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसमें? उपयुक्त सभी बन जाएगा। आगे आएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं हैं? कितनी धाराएं हैं? 321 हैं, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935, अब जो बच्चे ये कहते हैं कि भैया एसएससी की जीएस जो है ना वो समझ में नहीं आती, आप जब एक लेवल पे पढ़ लोगे ना तुम ये बोलोगे एसएससी की जीएस तो बड़ी, क्या बोलते हैं उसको, छुटकी जीएस है, छुटकी जीएस लगेगी तुम्हें वो। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अधिनियम में 110 धाराएं, 12 अनुसूचियां थी, नहीं 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। अधिनियम में ऐसे अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की जिसमें प्रांत और देसी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे, जी हाँ, बात की गई थी, बात की गई थी। देसी रियासतें और आपका प्रांत को मिलाकर के बात की गई थी। अधिनियम में केंद्र व इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों, इसके बीच में केंद्र के लिए संघ सूची और आपका क्या बोलेंगे? इकाइयों के मध्य, इकाइयों को प्रांतीय सूची में, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, किया गया था। 2 की बात करें तो 2 विषय दिए गए हैं। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को नहीं भैया, साफ तौर पर पहली बार ऐसा हुआ था कि वायसराय शब्द का इस्तेमाल किया गया था, गवर्नर जनरल शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया था, वायसराय शब्द का इस्तेमाल किया गया था, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या पूछा है? कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन है आपका जो सही है? बी और सी, बी और सी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ए और डी क्या हो जाएंगे? आपका गलत हो जाएंगे, ठीक है। बी और सी, बी और सी सही है, बी और डी। कुछ बच्चे कह रहे हैं बी और डी, दोबारा देखें कुछ गलत किया क्या हमने? अधिनियम में ये तो गलत ही है, ये तो एकदम गलत है। अधिनियम में ऐसे अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई जिसमें प्रांत और देसी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे, एकदम ठीक बात है, ये तो बी तो ठीक है। सी, केंद्र एवं इकाइयों के मध्य, इंग्लिश पढ़ते थे, डिवाइडेड पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट। यूनिट्स की बात नहीं की गई, इकाई का मतलब मैं यहाँ प्रांत लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ इंग्लिश में भी यूनिट्स दिया हुआ है शब्द दोस्त, यूनिट्स नहीं, प्रोविंसेस आना चाहिए, प्रोविंसेस आना चाहिए। यूनिट क्या बोलेंगे आपका? सेंटर एंड प्रोविंसेस, केंद्र और प्रांत आना चाहिए ना, ठीक है आगे, क्योंकि उसने उसी शब्द का इस्तेमाल किया है, द यूनियन एंड द प्रोविंशियल लिस्ट्स, ये तो फिर ये भी गलत हो गया। बी सही है। डी, अवशिष्ट शक्तियां, तो ऐसा कोई विकल्प इसने दे रखा है? बी और सी सही है, ऐसा दे ही नहीं रखा है इसने, नहीं, ये क्या हो गया? गलत हो गया ना, तो सॉरी मैं भी ये बता रहा गलत हो गया ना, तो ए, सी और डी गलत है और केवल बी सही है, ऐसा तो विकल्प ही नहीं है, इसके तो संभावना ही नहीं है ठीक होने की। तो इसका मतलब है ये अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। देखो दरअसल में नाम दिया गया था वहां पे वायसराय, वायसराय नाम दिया गया था, ठीक है, वायसराय। भैया इसको देखना है, इसके ऑप्शन वगैरह, तो फिर ये यही मानता होगा कि यही ठीक है, यानी ये वायसराय इसको मानना नहीं चाहिए वैसे ये, ठीक है। अगर ऑप्शन इस तरह से देता है तो फिर इसने क्या माना है कि वायसराय को ही इसने गवर्नर जनरल काउंट कर लिया है, ठीक है, फिर इसने ये काउंट कर लिया। अगर ऑप्शंस के हिसाब से हम देखें तो फिर तो हमारा बनेगा आपका ऑप्शंस के हिसाब से क्या कि बी और डी, बी और डी ये सही हो जाएंगे, ठीक है, अगर हमें विकल्पों में ही जाना है तो, क्योंकि सी तो सही नहीं हो सकता। आगे आगे, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही है? एक अखिल भारतीय संघ हेतु प्रावधान किए गए थे यहाँ पे, जी भैया किए गए थे। रक्षोपायों वाले उत्तरदायी शासन हेतु प्रावधान, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई थी, हाँ जी की गई थी। सांप्रदायिक और अन्य समूहों से पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान यहाँ पे किया गया था, मतलब जो आपका सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात है यहाँ पे वो बात की गई थी, जी भैया, अन्य संप्रदायों के लिए की गई थी। एक संघीय न्यायालय, एक फेडरल कोर्ट की बात की गई थी, जी भैया की गई थी। प्रांतीय स्वायत्ता, ऑटोनॉमी दी गई थी, तभी तो आपका क्या हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे 1937 में, यानी प्रांतीय स्वायत्ता भी दी गई थी। ABCDE ठीक हो जाएगा, क्या बोलेंगे? ABCDE, यूजीसी नेट में पूछा गया, और नेट का मतलब यूपीएससी ही समझ लो तुम। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की थी? तो 1939 में आपका रिजर्व बैंक बना था, फेडरल कोर्ट बना था 1937 में, रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को बना था, संघीय लोक सेवा आयोग, बताओ भी फटाफट से। यूपीएससी बना था, फेडरल FPSC, मैंने क्या बताया था? FPSC कब बना था? FPSC बना था 1935 में, और यही FPSC क्या बना था? UPSC बना था 1950 में, कब? 1950 में। और यही PSC कब बना था? पब्लिक सर्विस कमीशन कब बना था? तो पब्लिक सर्विस कमीशन बना था 1919 के एक्ट से, ये बात भी ठीक हो गई, यानी 1935 में ये क्या बन गया था आपका? संघ लोक सेवा आयोग। लेकिन इंडिया काउंसिल थोड़ी ना बनी थी। इंडिया काउंसिल याद है, मैंने आपको बताया था, इंडिया काउंसिल
कि आपका वाइसराय होगा और उसके साथ में 15 अन्य व्यक्ति होंगे, 15 अन्य व्यक्ति होंगे। इट वाज द न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, इट वाज द न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। यह गुलामी का नया चार्टर था। भारत सरकार अधिनियम के बारे में किसने दिया? नेहरू जी ने कथन दिया था, नेहरू जी ने। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? देखो यूपीएससी नाम से पूछ रहा है तो 1926 में। अब क्योंकि इसने 1950 नहीं दे रखा है, 1950 देते ही 1950 पे जाना होगा, इसका मतलब 1925 नहीं पूछ रहा है, आधार यानी मूल प्रश्न पूछ रहा है जब इसकी रूट्स पड़ी थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई? जो फेडरल कोर्ट भारत में आया, फेडरल कोर्ट 1937 में 1935 के अधिनियम से आया। भारत में संघीय न्यायालय के निर्माण की वकालत इनमें से किस अधिनियम ने की? जो फेडरल कोर्ट है वो 1935 के अधिनियम से आया, 1935 के अधिनियम से आया। भारत का संघीय न्यायालय वर्ष में स्थापित किया गया था, तो 1935 लगाते ही आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इस बार एक्ट नहीं पूछ रहा है, इस बार एक्ट नहीं पूछ रहा है, इस बार पूछ रहा है किस वर्ष में। तो वर्ष कौन सा आएगा? 1937। तो दोस्त एक्ट और उसका ईयर याद रखना है हमेशा। जैसे मैंने बोला महिलाओं को वोट का अधिकार कब मिला, तो 1919 के एक्ट से मिला, लेकिन वर्ष पूछ ले तो 1921 कहेंगे, क्योंकि वो लागू तब हुआ। भारत का संघीय न्यायालय दिल्ली में किस एक्ट के द्वारा? तो संघीय न्यायालय आपका 1935 के। अब एक्ट पूछ रहा है तो एक्ट को आंसर देंगे, यह भी पूछा गया रिसेंट में। तो ये 15 क्वेश्चन हमने किए। उम्मीद करूंगा आपका एक स्कोर अच्छा रहा होगा, एक अच्छे छात्र की तरह आप पढ़ते होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में कल हम पढ़ेंगे आपका जो मुख्य विषय होंगे क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और बीच में जो योजनाएं थी, तभी तो हम समझेंगे भारत का संविधान कैसे बना। और मुझे ये उम्मीद है आप सब लोगों से कि अब इतनी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होती हुई जा रही होंगी। जो छात्र क्रम 1 से क्लास 1 से अब तक बने हुए होंगे उनके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। बस हमको यात्रा की जरूरत होगी, एक 6 महीने चीजों को धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ने की। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल। कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना कक्षा आपको कैसी लगी। थैंक यू, टेक केयर।